हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी प्रिंसिपल वाला चैप्टर हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको इसी चैनल पर आप देख पाओगे। तो जिन बच्चों का ये पहला चैप्टर है तो मैं बोल दूं उनको, ठीक है, इससे पहले आपको प्रिंसिपल देखना होगा, तब आप एप्लीकेशन पर आओगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑलरेडी मैं लेक्चर ले चुका हूं पूरा, अब एप्लीकेशन है। इसके बाद इस सीरीज का सिर्फ एक चैप्टर बचता है, इवोल्यूशन। ठीक है, वो भी मैं वन शॉट में लेने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर ही लास्ट चैप्टर इस सीरीज का इवोल्यूशन आपको मिलने वाला है। क्लियर है बिल्कुल। और बायोटेक्नोलॉजी का मैक्सिमम वेटेज 13 क्वेश्चन का रहा है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना। 8 क्वेश्चन का भी रहा है। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन से लेके 13 क्वेश्चन, तो वेटेज काफी ज्यादा है। तो दोनों चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंसिपल, देन अगेन एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो बच्चे प्रिंसिपल कर चुके हैं वो एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं, वन शॉट में कराने वाला हूं। ठीक है, हाँ, तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि तुम्हारा कम से कम टाइम यूटिलाइज करूं, पहला, बेसिक से कवर करूं, दूसरा, हर चीज यहीं याद हो जाए, तीसरा, एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन कंसेप्ट के साथ करा दूं, और साथ में पीवाईक्यू इंक्लूड करा दूं, और एकदम कंसाइज फॉर्म में, यानी 1.5 से 2 घंटे में। ये मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है, क्योंकि टाइम इस समय बड़ा, मतलब कह सकते हो, कीमती है। कम टाइम में मैक्सिमम कवर कैसे करना है ये फोकस करते हैं, पर बेसिक से कंसेप्ट के साथ। क्लियर है, चलो। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं एक बार देख लो। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टारगेट होगा मेरा एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, देन एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो एक क्वेश्चन तो एप्लीकेशन से मिल ही जाएगा आपको, एक नहीं मतलब 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे एप्लीकेशन से मात्र। ठीक है, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल से भी क्वेश्चन मिल जाता है। अच्छा, एप्लीकेशन के अंदर एक चीज और आएगा, यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, इसमें हम जीन थेरेपी कराएंगे आपको, और एलाइजा वाला। ठीक है, जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है जो अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, यहां से भी ये क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, और जीन थेरेपी से लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है। और लास्ट में आएगा इथिकल इशू। इथिकल इशू एक थ्योरेटिकल पार्ट है, कभी कभी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एक थ्योरेटिकल एनसीईआरटी की लाइन वाला। ठीक है, तो मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में 2-3 मैं चीजें बताऊंगा, और मेडिसिन में भी 2-3 एप्लीकेशन बताऊंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं। तो पहला टारगेट है मेरा एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या उतना हम फूड की प्रोडक्टिविटी कर पा रहे हैं? ठीक है, समझ, कल्टीवेशन पॉसिबल है? नहीं बेटा, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है हम फूड अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर आया। ठीक है, हाँ, जिसके अंदर हमने केमिकल फर्टिलाइजर, समझ रहे हो ना, हाँ, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फंजीसाइड, केमिकल हर्बीसाइड, समझ रहे हो, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने चालू किए, क्योंकि वही प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी। ठीक है, तो पर केमिकल कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट तो दिखाते ही हैं, आपको पता ही है, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती है इससे। ठीक है, धीरे धीरे पैरेलल हमने एक ब्रांच और लॉन्च की, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, देखो, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के साथ साथ हमने यहां पर बायोलॉजिकल चीजें इंट्रोड्यूस की हैं, बताता हूं मैं आगे। ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में भाई कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, इनका साइड इफेक्ट है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आज की डेट में बड़ा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक आ रही हैं, ऑर्गेनिक मिल्क तक आ रहा है। ठीक है, यस, ऑर्गेनिक मिल्क। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक का मेन पर्पस था इन केमिकल को रिप्लेस करना, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको, मैं बताता भी जा रहा हूं। ठीक है, जैसे हम केमिकल, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो यहां हम केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल यहां पर पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हर्बिसाइड की बात कर रहे हैं, एटसेट्रा कर देता हूं। ठीक है, फिर मैंने बताया रिप्लेसमेंट किसका हुआ, बायो फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल हमने स्टार्ट कर दिए बायो फर्टिलाइजर, जो कहीं ना कहीं इनकी टॉक्सिसिटी को रिप्लेस करने के लिए बहुत जरूरी थे। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड्स, एटसेट्रा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो, रिप्लेस तो पॉसिबल नहीं है केमिकल फर्टिलाइजर का, क्योंकि डिपेंड करता है। ठीक है, बट हाँ, डिमांड है, मांग है,
ठीक है, इसको धीरे धीरे रिप्लेस करने की ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से। पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से टॉक्सिसिटी तो कम होती है, पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर गोबर यूज करते हैं, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिक एक तरीके से फर्टिलाइजर का काम करते हैं। पर अब जरूरत है कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड हर्बिसाइड की जरूरत, मतलब ये चीजें रिप्लेसमेंट हो, ठीक है, यानी प्लांट पहले से ही जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, यानी उसको मतलब पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट ही ना हो, वो पहले से ही पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है, इस तरीके के ऐसे प्लांट जो कहीं ना कहीं एबायोटिक स्ट्रेस से अपना खुद बचाव कर सकते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें प्रोडक्टिविटी भी अच्छी से आए, ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी सब मेंटेन रहे, तो कहीं ना कहीं जरूरत है जेनेटिकल इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसके लिए दो तीन लाइन ध्यान रखना है, हमने क्या काम किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने चालू किए। क्या जरूरत थी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने की? मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट किसके, एबायोटिक स्ट्रेस। तो अब एबायोटिक स्ट्रेस से अगर बचना है, ठीक है, तो क्रॉप के अंदर टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। एबायोटिक स्ट्रेस समझ गए, आ गया होगा, ठीक है भाई, सर्दी पड़ गई, गर्मी पड़ गई बहुत ज्यादा, ओले पड़ गए, हवा चल गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, ठीक है, तो ऐसे प्लांट चाहिए जो अपने आप टॉलरेंस पावर रखने वाले, ठीक है, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल बेस्ड, ठीक है, या पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, ठीक है भाई, हम कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं कि भाई जब तक केमिकल नहीं डालेंगे आप पेस्ट से नहीं बच सकते, ठीक है, तो इस विश्वास को कम करने के लिए रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, यानी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप यहां बनाने पर, जैसे मैं इसमें एग्जांपल भी बताऊं आपको, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप में मैं आपको बीटी कॉटन कराने वाला हूं, बीटी कॉटन या बीटी टॉक्सिन भी कह सकते हो, और एक आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस मैं ये भी कराने वाला हूं, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस और बीटी कॉटन, क्लियर है बिल्कुल, हाँ। तो ये दोनों पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, ये नेमेटोड रेजिस्टेंट है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इसमें भी मैं एक एग्जांपल ले लूंगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोकने के लिए। हार्वेस्टिंग का मतलब है जैसे आपने खेती कर ली, ठीक है, जैसे टमाटर की खेती है, आपने कर ली, सब कुछ ओके है, ठीक है, अब हार्वेस्टिंग की बात आती है, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचाने के लिए क्या करना है, ठीक है, भाई आपने टमाटर को ट्रांसपोर्ट किया, रास्ते में पक गए, ठीक है, सड़ गए, तो लॉस हो गया ना, तो ऐसी चीजों को बचाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कहाँ यूज होगी, इसका भी एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, वे प्लांट जितना मिनरल को यूज करेंगे, साइकिल चलेगी, उतना ही सॉइल में उनका एक्यूमुलेशन, एक मतलब समझ रहे हो, फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, तो इसका ऐसे प्लांट भी हम इनांस कर रहे हैं। इनांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, पर कई जगह हमने राइस को मॉडिफाई किया है, जहां चावल बहुत होता था, पर वहां पर ऐसे फूड नहीं होते थे जिनमें विटामिन ए हो, तो वहां के लोगों में विटामिन ए डेफिशिएंसी देखने को मिली, तो हमने चावल को ही हम मॉडिफाई कर दिया, ऐसा चावल जिसके अंदर विटामिन ए भर भर के हो, समझ में आया, हाँ। तो इसको बोलते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी से न्यूट्रिशन की वैल्यू को भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो यहां तक समझ में आया, तो ये हमारे टारगेट हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के बारे में बताऊंगा, गोल्डन राइस का एक एग्जांपल यूज करूंगा, बीटी कॉटन और आरएनए इंटरफेरेंस, ये चार मेरे टारगेट होंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी यहां पर, ठीक है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस भाई गोल्डन क्यों हुआ, एक नॉर्मल राइस था, टेम्परेट टेम्परेट राइस जो उस रीजन के अंदर उगता था, नॉर्मल राइस, ठीक है, समझना मेरी बात। तो इसको गोल्डन राइस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन, देखो अभी मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, तो उसमें एक ही चीज बताई थी मैंने आपको, सबसे पहले क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट बनाना है, जिस जीन को आप चाहते हो उस जीन को आप किसी प्लाज्मिड में जोड़ो, ठीक है, उस प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, और ट्रांसफॉर्मेशन किस में करोगे भाई, प्लांट में कर सकते हो, इकोलाई में कर सकते हो, ठीक है, वहां पर वो उसका एक्सप्रेशन होगा तो वो प्रोटीन बनेगी, उस प्रोटीन के एक्सप्रेशन से उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर में चेंज आएगा। वही चीज यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है हर एप्लीकेशन में। जैसे मैंने यहाँ गोल्डन राइस की बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल राइस है, इसमें हमने बीटा कैरोटीन के जीन को ट्रांसफर किया है, एक्सप्रेशन हुआ, तो बीटा कैरोटीन के डिपोजिशन से उसमें गोल्डन कलर आ गया, और बीटा कैरोटीन इज अ प्रोविटामिन ए, क्लियर है बिल्कुल। तो यहां पर ट्रांसजेनिक वैरायटी हम यूज कर रहे हैं ओराइजा सटाइवा, ठीक है, जिसमें क्या होता है बीटा कैरोटीन। अब बीटा कैरोटीन कहां से आया, तो सबसे पहले एक प्लांट है, मैंने इमेज लगा दिया, डैफोडिल, डैफोडिल प्लांट से हमने बीटा कैरोटीन के जीन को आइसोलेट किया, आइसोलेशन ऑफ बीटा कैरोटीन जीन, समझना।
सेम वही चीज, आइसोलेशन ऑफ बीटा कैरोटीन जीन। बीटा कैरोटीन के जीन को हमने आइसोलेट किया डैफोडिल प्लांट से। समझना भाई, जीन को आइसोलेट करोगे तो जीन को सबसे पहले क्या करना होगा, इसका रिकॉम्बिनेंट बनाना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए मैंने यहां पर वही टीआई प्लाज्मिड, जब भी मैं प्लांट के अंदर किसी भी चीज को इंसर्ट कराने की बात करूंगा तो टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन का जीन मान लो ये है, ये बीटा कैरोटीन का जीन है, इसको मैंने आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद मैं इसका कहां पर इंसर्ट करा दूंगा उसको, टीआई प्लाज्मिड में, और ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। ये बन गया रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, ये क्या है, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड, ये क्या बन गया, बीटा कैरोटीन का जीन, बीटा कैरोटीन जीन। कोई डाउट? तो टीआई प्लाज्मिड मिल गया, बीटा कैरोटीन जीन मिल गया। अब इसका मैं क्या करूंगा भाई, ये क्या बन गया आपका, रिकॉम्बिनेंट। इसका ट्रांसफॉर्मेशन करा देंगे भाई। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी भी होस्ट में उसको इंसर्ट कराना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रिकॉम्बिनेंट को मैं एक टेम्परेट स्ट्रेन ऑफ राइस, टेम्परेट क्या होता है सर, टेम्परेट का मतलब है राइस की एक नॉर्मल वैरायटी जो लोकल वैरायटी उस रीजन के अंदर मिलती थी, उस टेम्परेट रीजन के अंदर मिलती थी, उसी की हमने वैरायटी को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। इसके अंदर हमने क्या करा दिया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कराने के बाद भाई ठीक है, अब इसके अंदर बीटा कैरोटीन का जीन चला गया, और बीटा कैरोटीन का जब जीन जाएगा तो एक्सप्रेस करेगा, जीन का एक्सप्रेशन होगा, और जीन के एक्सप्रेशन होने से क्या बन जाएगा, कलर कैसा आ जाएगा, गोल्डन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बीटा कैरोटीन, ठीक है। क्या हो गया, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बीटा कैरोटीन। भाई बीटा कैरोटीन के डिपोजिशन की वजह से गोल्डन कलर आया, इसको हमने नाम दिया ओराइजा सटाइवा। इट इज अ ट्रांसजेनिक वैरायटी। तो लगभग हर एप्लीकेशन में आपको याद क्या रखना है, किस जीन को आइसोलेट किया, कहां से किया, किस वेक्टर को यूज किया, जब टीआई प्लाज्मिड इज अ वेक्टर, ठीक है, और किस होस्ट को यूज किया जिसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर में क्या चेंज आया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस पूरे चैप्टर में एप्लीकेशन में यही चीज याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे अगली एप्लीकेशन बताता हूँ, फ्लेवर सेवर टमाटो, इट इज अ ट्रांसजेनिक टमाटो। मैंने बताया ना कि बड़ी समस्या थी किसानों के सामने भी, टमाटर को तोड़ा भाई, ठीक है, पक चुका है, अब जब मंडी में ले के जा रहे हैं तो रास्ते में ही वो बहुत ज्यादा ओवर राइपनिंग हो गई, क्योंकि टाइम लग गया, ड्यूरेशन बढ़ गया, ठीक है, तो सारी फसल बेकार हो गई। इसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है। अब हार्वेस्ट करने के बाद लॉस ना हो, यानी टमाटर पके ना जब तक हम ना चाहें। तो साइंटिस्टों ने पता लगाया टमाटर में ऐसा कौन सा जीन होता है जो किस टाइप के एंजाइम को बनाता है जिसकी वजह से ये राइपनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यस, ठीक, ओवर सॉफ्टनिंग जो हो जाती है, हाँ। तो बस उस जीन को ढूंढना था, उस जीन को ढूंढने के लिए, ठीक है, इन्होंने पूरी स्टडी की और टमाटर के अंदर एक जीन देखा। समझना, मैं पूरे यहां से एक्सप्लेन करता हूं। ये इसके अंदर एक जीन था, ठीक है, ये एक जीन था। भाई जीन एक्सप्रेस करेगा तो एमआरएनए बनेगा, ये आप समझ गए होगे, एमआरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम की बाइंडिंग होगी, तो किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन।
सिंपल सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन होने के बाद जो प्रोटीन बनती है यहां पर, ये प्रोटीन जो बनी, प्रोटीन को आप एंजाइम भी बोल सकते हो, यस। प्रोटीन ये जो एंजाइम है, ये कौन सा एंजाइम था, आप बोलोगे पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज। पॉली पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज, ये एक एंजाइम था, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन, प्रोटीन को पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज, ठीक है। ये पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज जो एंजाइम था, ये रिस्पॉन्सिबल था सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो, इसी की वजह से सॉफ्टनिंग हो रही थी। रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो। समझे, हाँ। तो टमाटो की सॉफ्टनिंग के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो एंजाइम है, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने कहा कैसे भी इस जीन को साइलेंट करो, इस जीन को एक्सप्रेस होने से रोको, जिससे ये एंजाइम ना बने और ये प्रोटीन ना बने, ठीक है, इन एंजाइम ना बने और ये सॉफ्टनिंग ना हो। तो बस इसके लिए एक टेक्निक यूज की, आरएनए इंटरफेरेंस। क्या यूज की, जो मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूं उसके बाद, ठीक है। RNAi, आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं जो एक पर्टिकुलर आरएनए बनाएगा, जो आरएनए इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होगा। समझना मेरी बात, हाँ। एंटी भाई ध्यान रखना, हमेशा जो आरएनए प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है इसको सेंस आरएनए बोलते हैं। मैं एक नॉर्मल वो कहता हूं, एक टर्म यूज करते हैं, भाई तुझमें सेंस है या नहीं, मतलब तू प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो ये जो आरएनए है एमआरएनए, सेंस एमआरएनए है, सेंस एमआरएनए। एक होता है एंटी सेंस, एंटी सेंस कभी प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, हमेशा सेंस ही पार्टिसिपेट करता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक है ना, इसके अंदर हम एंटी सेंस आरएनए बनाते हैं, कहां पर, इस टमाटर के अंदर, और एंटी सेंस आरएनए बनते ही सेंस आरएनए से बाइंड कर जाएगा, और ठीक है, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ठीक है। तो इस टेक्निक के अंदर क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ एंटी सेंस, एंटी सेंस कॉम्प्लीमेंट्री इन अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री mRNA, ठीक है। ये टमाटो के अंदर ही बनेगा, जो एंटीसेंस कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनेगा, तो इस एमआरएनए से क्या कर जाएगा भाई, डबल स्टैंडर्ड बाइंड कर जाएगा। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एंटीसेंस यानी सेंस का उल्टा बाइंड कर गया, तो बताओ डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, ठीक है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, इसका फॉर्मेशन होगा, इसके बनते ही स्टॉप हो जाएगी प्रोटीन सिंथेसिस, स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। सिंपल सी बात है, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनते ही प्रोटीन सिंथेसिस यहां पर स्टॉप हो रही है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनते ही यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो रही है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ। आरएनए आई, फॉर्मेशन ऑफ एंटीसेंस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, और एंजाइम नहीं बनेगा तो सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो नहीं होगी, समझे। हाँ, एंजाइम नहीं बनेगा तो सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आज की डेट में मैक्सिमम फ्रूट में ये टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए उस पर्टिकुलर जीन को साइलेंट कर देता है, एक्सप्रेशन को रोक देता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना करके, जिसकी वजह से अब ये अपने आप नहीं पकेगा, अगर पकाना होगा तो हम ठीक है, राइपनिंग एजेंट होते हैं, आप जानते होते हैं, फोन वगैरह एटसेट्रा, ठीक है, कार्बाइड, तो उनको यूज करके हम इसको पकाएंगे, ठीक है, यानी सिंथेटिकली इसको पकाएंगे, नेचुरली राइपनिंग मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं होगी। मैक्सिमम फ्रूट्स में आप आज की डेट में ये टेक्निक यूज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म तक उसकी सर्वाइबिलिटी के लिए, ठीक है, यानी कह सकते हो एक तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोकने के लिए, क्लियर है। पर हाँ यार, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे फ्रूट जो नेचुरल पकेंगे नहीं, आप
आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, इधर टॉक्सिक चीजें। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, खाना सबको चाहिए, खाना सबको चाहिए, तो बायोटेक्नोलॉजी फूड तो प्रोडक्ट मतलब प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, बट क्या वो फ्रूट जो भी है, जो फ्रूट्स हो या जो भी फूड हो, मतलब कुछ भी दाल इधर उधर कुछ भी, ठीक है, क्या वाकई में हेल्थ के लिए ठीक है? मतलब ये बड़ा सोचने वाला है, ठीक है। और मैक्सिमम मार्केट में बहुत सारी आप मतलब गेहूं हो या कुछ भी हो, आप ट्रांसजेनिक वैरायटी ही यूज कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो ये टेक्निक समझ में आई। तो ध्यान रखना, फ्लेवर सेवर टमाटो जिसके फ्लेवर को हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक वैरायटी है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को यूज करके हमने क्या किया, इसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना करके जीन के फॉर्मेशन को रोका, जिससे कि इसकी राइपनिंग, नेचुरल राइपनिंग मैकेनिज्म रुक गई। तो दो टेक्निक क्लियर हो गई। अब तीसरी टेक्निक में एंटर कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटी टॉक्सिन, ठीक है, या बीटी कॉटन भी कहते हैं कि कॉटन के लिए इसको यूज किया गया था, ठीक है। अब आ जाओ, क्या है बीटी? बीटी का मतलब है एक बैक्टीरिया है, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस, ठीक है। हाँ, हमने देखा ये बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया था जो अपने अंदर कुछ एंडोटॉक्सिन बनाता था, जो इनएक्टिव फॉर्म में होते थे, मतलब पड़े हुए इनएक्टिव फॉर्म में अपने अंदर ही बनते थे, ठीक है। जब हमने देखा यार इस बैक्टीरिया को अगर हम किसी मतलब छोड़ दें और कोई इंसेक्ट इस बैक्टीरिया को इनटेक कर ले, तो ये बैक्टीरिया उसकी इंसेक्ट की गट में जब जाता है ना, तो वहां पर एल्कलाइन मीडियम होता है, तो जो उसके अंदर एंडोटॉक्सिन तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब एंडोटॉक्सिन एक्टिव होते हैं तो उस इंसेक्ट की गट में होल बना देते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो यार बड़ा अच्छा है, ठीक है। और इन बैक्टीरिया का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो बस हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया की घोल बनाए, ठीक है, और प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना चालू कर दिया। बहुत बढ़िया बायो इंसेक्टिसाइड हो गई है, ठीक है, कोई केमिकल तो यूज कर नहीं रहे इसके अंदर हम, ठीक है। तो जब भी इंसेक्ट आते थे, जैसे नहीं देखा होगा आपने कि जैसे टिड्डियों के दल आ रहे हैं, ठीक है, हाँ, लोकस्टा, तो फसल की फसल बर्बाद कर दी है। तो जब ऐसे कोई इंसेक्ट आएंगे और क्रॉप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो बैक्टीरिया उनकी गट में जाएगा, वो मारे जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो बढ़िया है ना, एक तरीके से इंसेक्ट रेजिस्टेंट आपने क्रॉप बना दी है, समझ में, मतलब ऐसे कह सकते हो इंसेक्ट रेजिस्टेंट या बायो हर्बिसाइड बना दिया आपने, ठीक है, ऐसे सॉरी बायो पेस्टिसाइड बना दिया आपने, ऐसे याद रखो। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, समझना, जैसे कोई प्लांट है, हमें नुकसान था इंसेक्ट से, तो हमने क्या कर दिया, इस बैक्टीरिया को जो हम जान चुके हैं, स्प्रे कर दिया सारे प्लांटों के ऊपर। कौन सा बैक्टीरिया है? बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, ठीक है। ठीक है, जब भी कोई इंसेक्ट आएगा, मान लो कोई इंसेक्ट आ गया, मैं कॉकरोच जैसा ही बना देता हूँ, ऐसा कॉमन डायग्राम बनाता हूँ जो, पर हाँ, इसमें विंग्स भी लगा देता हूँ, ठीक है। हाँ, कोई इंसेक्ट आ गया, हाँ चौंच ही बना देते हैं, नहीं पर्स बन गई ये तो। कोई इंसेक्ट आ गया, और इंसेक्ट आकर के क्या करेगा, वो इस लीफ को खाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस है ना, ये क्या रिलीज करते हैं, रिलीज इनएक्टिव एक्टिव एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन रिलीज इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन, ये इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। ये इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन, समझना, ठीक है, ये एंटर कर जाते हैं, एंटर इन गट ऑफ इंसेक्ट, एंटर इन गट ऑफ इंसेक्ट। गट ऑफ इंसेक्ट, भाई ये एंटर कर जाएंगे गट ऑफ इंसेक्ट में, और वहां एंटर करके, ठीक है, वहां एंटर करके, ठीक है, इनकी वजह से क्या होगा, एंटर इन गट ऑफ इंसेक्ट, एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट, रिलीज इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन, एक्टिवेट एंडोटॉक्सिन, और एक्टिव होकर के ये क्या कर देते हैं, डेथ ऑफ इंसेक्ट। साइंटिस्टों को इतना ही पता था कि अगर मैं इस बैसिलस थ्रियोजेनेसिस को इसके स्प्रे करते हैं प्लांट के ऊपर, तो जब भी इंसेक्ट आएगा,
इसको इनटेक करने की कोशिश करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। बस इतना एक कंसेप्ट पता था, ठीक है। अब इसका साइंटिफिकली मैं बात करता हूं, आखिर वो क्या था इनके अंदर जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो रही थी, वो क्या चीज थी इनके अंदर, कौन सा जीन था जो इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन को बना रहा था, ये कहां पर जाकर के एक्टिव हो रहे थे और क्यों एक्टिव हो रहे थे, ठीक है। और एक्टिव होने के बाद कहां पर अटैच होके क्या इनकी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ होती है, वो पूरी बात हम समझते हैं, अब समझना, ठीक है। तो जो जीन था ना, इसको क्राइजीन बोलते हैं। जो बैसिलस थ्रिंजेंसिस के अंदर जीन था, इस जीन को हम बोलते हैं क्राइजीन। जो बैक्टीरिया के अंदर उस प्रोटीन को बनाता है, अरे ओके, अब नहीं फैलेगा, ठीक है, क्राइजीन, समझना, क्राइजीन। बस हमने इस क्राइजीन को ढूंढ लिया, ठीक है, जो एक्चुअल में इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन को बना रहा था, ठीक है। इसको, ये क्या बनाता है, ये प्रोड्यूस करता है इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन। इसी से क्या बनते हैं, इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन्स। देखो, दो चीजें होती हैं, टॉक्सिन का मतलब है कहीं टॉक्सिक चीजें, एंडो का मतलब अंदर इकट्ठे होते हैं, इनएक्टिव का मतलब इनएक्टिव रहते हैं। एक होते हैं एक्सोटॉक्सिन, जो बाहर निकालता है, बॉडी से बाहर निकालेगा, वो एक्सोटॉक्सिन हो गए, ठीक है, क्लियर। एंडो का मतलब अंदर रखता है और इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इनएक्टिव टॉक्सिन, इनको हम क्राई प्रोटीन भी कह सकते हैं, क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन, इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन या क्राई प्रोटीन, ठीक है। अगर मैं इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन और क्राई प्रोटीन की बात करूं तो समझना, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे मैं बना के दिखाता हूं, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। कोई डाउट? इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन या क्राई प्रोटीन स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरीके से नजर आएगा इनका, ठीक है। कोई डाउट? कुछ ऐसा नजर आएगा। अब हम क्या करते हैं भाई, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ध्यान रखना, इनएक्टिव है। और एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है, बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है, ठीक है। अगर ये प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाए, सॉरी इंसेक्ट के अंदर एंटर कर जाए, मानो कोई इंसेक्ट है, जैसे मैं कॉकरोच जैसा ही बना देता हूं, इससे थोड़ा सा क्लियरिटी आपको आएगी, इंसेक्ट है, ठीक है, ये ऐसे, इसकी गट है, आगे ये, आगे की गट होगी फोर गट, ये मान लो मिड गट है, ऐसे दिखा देता हूं मैं, इसकी मिड गट है। इससे याद भी रहेगा आपको कि, क्योंकि पिक्चराइजेशन बहुत जरूरी होता है मेमोरी के लिए, मिड गट। तो अगर ये इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन इसकी मिड गट में एंटर कर जाते हैं, कहां पर एंटर कर जाते हैं, मिड गट के अंदर, कहां पर एंटर करते हैं, मिड गट में। तो एंटर इन मिड गट, इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन एंटर इन मिड गट ऑफ इंसेक्ट, इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया एंटर इन, एंटर इन, अब यहां से क्वेश्चन आएगा, मिड गट, मिड गट ऑफ इंसेक्ट। ध्यान रखना, मिड गट की जो पीएच होती है ना, एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन नेचर होता है मिड गट का, ठीक है। तो इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन और बैक्टीरिया एंटर इन मिड गट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। एंटर करने के बाद क्या करेंगे, इन एल्कलाइन मीडियम, ध्यान रखना, इन एल्कलाइन, ये पूछा जाता है, इन एल्कलाइन मीडियम, in alkaline medium, in presence of protease, in presence of, in presence, in presence of protease, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम,
प्रोटीएज एंजाइम inactive endotoxin convert into active form, ठीक है, in presence of in alkaline medium, in presence of protease enzyme inactive endotoxin endotoxin convert into active form। भाई प्रोटीएज एंजाइम थे, इन्होंने प्रोटीन को कट किया, कट करने के बाद मान लो इस तरीके से प्रोटीनों के ये प्लस ये कट कर दिया, ये वाला पार्ट अलग कर दिया, ये एक्टिव फॉर्म आ गई, एक्टिव फॉर्म। हमें एंडोटॉक्सिन की एक्टिव फॉर्म मिल गई, कहां पर मिल गई, मिड गट में मिल गई। किस मीडियम में मिल गई, एल्कलाइन मीडियम के अंदर मिल गई। किसकी प्रेजेंस में, प्रोटीएज एंजाइम की प्रेजेंस में, क्योंकि वो एल्कलाइन मीडियम के अंदर प्रोटीएज एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट होते ही एक्टिव हो जाती है, बस एक्टिव होते ही ये क्या करेगी, ठीक है, अटैच विद एपिथेलियम ऑफ मिड गट, ठीक है, ये अटैच होती क्या करेगी, अटैच विद एपिथेलियम ऑफ मिड गट, अटैच विद epithelium of midgut, अटैच विद epithelium of midgut। ये midgut की epithelium से अटैच हो जाएंगे, ठीक है, अटैच विद epithelium of midgut, वहां अटैच हो जाएंगे। अटैच होते ही क्रिएट सम, क्रिएट पोर्स, पोर्स इन midgut ऑफ इंसेक्ट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ इंसेक्ट। क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ इंसेक्ट। इसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ होने की मतलब डेथ हो जाएगी। तो ये पूरी टेक्निक समझ में आ गई साइंटिस्टों को, तब इन्होंने क्या काम किया, एक काम करो, इस बैक्टीरिया को यूज ही मत करो, इसके जीन को निकाल लो, क्राइज जीन को, इस जीन को निकाल करके टीआई प्लाज्मिड में जोड़ लो, रिकॉम्बिनेंट बना लो, ठीक है, क्राइज जीन को टीआई प्लाज्मिड में जोड़ करके अलग अलग प्लांटों के अंदर जीन को पहुंचा दो। जब प्लांटों के अंदर ये जीन जाएगा तो ये प्रोटीन अब कहां बनेगी, प्लांट्स के अंदर। जब भी कोई इंसेक्ट इस प्रोटीन को खाने की कोशिश करेगा प्लांट से, ठीक है, प्लांट के अंदर बन जाएगी, तो वहां पर जाकर के ये मैकेनिज्म होगी और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। यानी सारे के सारे प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गए। क्लियर, बिल्कुल। अब किसी केमिकल पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंसेक्टिसाइड की रिक्वायरमेंट नहीं इस प्लांट को बचाने के लिए, प्लांट खुद ही अपने में एक तरीके से वैक्सीनेट हो गई, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। तो ये टेक्निक थी, इसको बीटी टॉक्सिन बोलते हैं, जो आज की डेट में बहुत सारे प्लांटों पर हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, जहां पर कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे ब्रिंजल, बैगन है, बैगन में कीड़े होते हैं, आप जानते हो, ठीक है, कॉर्न में होते हैं, कॉटन में तो बहुत बड़ा नुकसान था, तब ये बनाई गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे चीजों पर हम आज यूज करते हैं इनको। तो हमने बीटी कॉटन बनाया है आज की डेट में, हमने बीटी कॉर्न बनाया है, राइस बनाए हैं बहुत सारे, टमाटो, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, सोयाबीन, ब्रिंजल एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल मैंने सामने दे दिए हैं। कॉटन पे हम बात करते हैं तो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, ठीक है, प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट। किनको किल करती है, ये लेपिडोप्टेरन्स को किल करती है प्रोटीन। लेपिडोप्टेरन्स में टोबैको बडवॉर्म आते हैं, टोबैको बडवॉर्म आते हैं, आर्मी वॉर्म आते हैं, कॉटन बॉलबॉर्म और कॉर्न बोरर, जिस पर क्वेश्चन आता है, कॉटन बॉलबॉर्म और कॉर्न बोरर, ये सब लेपिडोप्टेरन्स हैं, ठीक है। जबकि, ठीक है, कोलियोप्टेरन्स की बात करते हैं, बीटल्स आते हैं, और डायप्टेरन्स की बात करते हैं, फ्लाइज और मॉस्किटो आते हैं। ये सारे के सारे इंसेक्ट हैं। क्लियर है, हाँ, इन सब पर ये प्रोटीन काम कर सकती है। पर अभी हमने सबसे ज्यादा यूज कहां किया है, कॉटन बॉलबॉर्म और कॉटन कॉर्न बोरर, इस पर सबसे ज्यादा यूज किया है। पर एनसीईआरटी में दे रखा है तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोबैको बर्डवॉर्म और आर्मी वॉर्म, ठीक है, इनके लिए भी इस प्रोटीन को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को ट्रांसजेनिक बना करके, जेनेटिकली मॉडिफाई करके इंसेक्ट से बचा सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब बीटी कॉटन की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, ठीक है, ये तो बैक्टीरिया के बारे में दे दिया, ठीक है। एक्चुअली बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, ठीक है, बट वंस एन इंजेस्ट इनसाइड द, भाई जैसे ही अगर कोई इंसेक्ट इसको, इंसेक्ट इनसाइड
इंजेस्ट, कोई इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है तो इनएक्टिव टॉक्सिन इज कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू अल्कलाइन पीएच, ये ध्यान रखना है, ऑफ मिडगट विच सोलुबलाइज द क्रिस्टल, जहां पर क्रिस्टल सोलुबलाइज होते हैं, ठीक है, और एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल और क्रिएट पोर, जिसकी वजह से क्या होती है, स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ इंसेक्ट, और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई, ठीक, कहानी है एक तरीके से, ठीक है, कंसेप्चुअल समझो इस चीज को, यहां तक कोई डाउट आएगा नहीं, मैं बहुत सिंपल फॉर्म में समझाऊंगा हर चीज को, कितनी भी टिपिकल चीज हो बिल्कुल कहानी की तरह लगेगी तुम्हें, ठीक है, चाहे वो आरएनए इंटरफेरेंस ही क्यों ना हो, जो अपने में एक बहुत टिपिकल टॉपिक हुआ करता था, ठीक है, मैं बच्चों से पूछता था आरएनए इंटरफेरेंस नहीं आता, तो उसको एकदम कहानी बना दिया हर चीज को, तो आप एकदम कंसेप्चुअल भूलोगे नहीं, इतना गारंटी है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है, अगर 12-13 क्वेश्चन भी आ जाए तो पूरे पूरे करके आओगे, ठीक है। अब जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये तो देखो भाई कॉटन बॉल बॉम्ब ने अपना भाई यहाँ पर लार्वा दे दिया, बेकार कर दिया इस बॉल को, सोचो सारी, ये नॉर्मल बॉल है, ठीक है, ऐसी सारी बॉल अगर बर्बाद हो जाए तो कॉटन इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा मतलब रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, समझ में आ गया, हाँ, तो उसी को बचाने के लिए इस टेक्निक को हमने यूज किया है यहाँ पर, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, एक ये और दे रखा है कि द टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन क्राई, ये बता दिया क्राई जीन से हम कोड करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है जैसे क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई फर्स्ट ए सी, अब क्राई जीन बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई फर्स्ट ए सी, क्राई सेकंड ए बी, इनको कहां कहां यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्राई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सबसे पहले कौन आता है, फर्स्ट आता है, ठीक है। ए बी सी में पहले कौन आता है, ए बी आता है, ठीक है, ए सी तो नहीं आएगा, ए बी आएगा सीक्वेंस से, ठीक है। तो फर्स्ट और ए बी दोनों तो पहले पहले आ रहे हैं, तो ये कॉर्न बोरर के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, कॉर्न बोरर के लिए, हम कहा यूज करेंगे इनको, कॉर्न बोरर के लिए, ठीक है, हाँ, कॉर्न भुट्टी होती है ना, भट्टा जो खाते हो उसके अंदर। ऐसे क्राई फर्स्ट एसी, तो एसी बाद में आ गया, क्राई सेकंड, सेकंड सेकंड वाला है ए बी, ठीक है, तो यहां पर सेकंड को याद रखना है, यहां पर एसी को याद रखना है, तो ये दोनों सीक्वेंस मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कहां मिलेंगे, कॉटन बॉल बॉम्ब, तो ये जीन हम कहां यूज करते हैं, कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए हम इसको यूज करते हैं, बस ये याद रखो, ठीक है, इसी पर क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे, और पीवाईक्यू में क्वेश्चन दिखा भी दूंगा मैं, ठीक है। तो क्राई फर्स्ट ए बी कॉर्न बोरर, क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकंड ए बी कॉटन बॉल बॉम्ब, कॉटन बॉल बॉम्ब। अच्छा, अब तीसरी मतलब चौथी लास्ट टेक्निक है, चौथी टेक्निक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे के लिए कंफ्यूजिंग है, बच्चे कहते हैं सर कंफ्यूजन बहुत होता है, तो समझाऊंगा अच्छी तरीके से, समझना पूरी कहानी की तरह। यहां पर एक कहानी है, एक नेमेटोड है, नेमेटोड समझते हो, राउंड वॉर्म, गोल कृमि, ठीक है, हाँ, लाइक एस्केरिस, जैसे आपकी गट में होते हैं ना एस्केरिस, सेम वही चीज, ठीक है। इसका नाम है मिलेडोगाइनी इनकोग्नेसिया, मिलेडोगाइनी इनकोग्नेसिया, ठीक है। समस्या नॉर्मल प्लांट की नहीं है, समस्या उस प्लांट की है जिससे गवर्नमेंट को बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, यस, 100% टैक्स लगाने के बाद भी धड़ल्ले से बिकता है वो, यानी टोबैको, तंबाकू, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ, तो उसकी समस्या है। अब सोचो तंबाकू की प्रोडक्टिविटी में, यस, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है ड्यू टू नेमाटोड इन्फेक्शन, तो गवर्नमेंट कैसे बर्दाश्त कर लेगी भाई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने साइंटिस्टों से कहा कि भाई कुछ भी करो, हमें इसका हल चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका क्या था, हर पौधे को निकालो, ठीक है, एंटी नेमाटोड स्प्रे करो फिर लगा दो, पॉसिबल नहीं है। तो अब दिमाग लगाया क्या साइंटिस्टों ने कि यार सारे टोबैको को कोई हम नेमाटोड रेजिस्टेंट बना देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, चलो ठीक है, पहले समस्या समझते हैं फिर समाधान निकालते हैं, ठीक है। समस्या क्या है, समस्या क्या है, यहाँ पर एक टोबैको प्लांट है, उसकी रूट में नेमाटोड नेमाटोड नोड्यूल्स बना लेता है, राउंड वॉर्म है, मिलेडोगानी इनकोग्नेसिया, जिसकी वजह से ये प्लांट सारे बर्बाद हो जाते हैं, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, किसकी रूट में, टोबैको की रूट में, कौन सा नेमाटोड है, मिलेडोगानी इनकोग्नेसिया, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। अब दो चीजें समझनी है आपको भाई, ठीक है, समस्या नेमाटोड से है, तो नेमाटोड की कमजोरी ढूंढो, ठीक है, कमजोरी क्या है नेमाटोड की, भाई जो हर भाई कहीं अटैक करना है उसकी कमजोरी ढूंढोगे आप, कमजोरी ढूंढ करके फिर उस कमजोरी पर आप वार करो तगड़ा वाला, ठीक है, ये एक तरीका होता है, ठीक है, हाँ, कमजोरी ढूंढो फिर उसको उस पर टारगेट करो, ठीक है, यही सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो हमने नेमाटोड की कमजोरी ढूंढी, ठीक है, हाँ, नेमाटोड की हमने कमजोरी ढूंढी, ठीक है, हाँ, अब कमजोरी क्या है समझना, और फिर उस कमजोरी को टारगेट बना करके हमने अपने प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, टोबैको को,
अब नेमेटोड कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब आ जाओ, जैसे सबसे पहले तो हमने देखा प्लांट के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो उसकी डिफेंस में काम आता है, ठीक है। अब ये एक अलग स्टडी थी, नेमेटोड की अलग स्टडी थी, फिर फाइनली हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको बनाया, वो अलग स्टडी थी। तो तीनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने देखा कि प्लांट के अंदर खुद अपने को डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ठीक है, स्पेशली हमारी बॉडी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता, ये आप जानते हो, किसी भी प्लांट की बॉडी में भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता। डबल स्टैंडर्ड आरएनए या तो बन जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आ जाए, या कोई ऐसा पैथोजन जिसके पास कुछ ऐसा हो, ठीक है, वो क्रिएट कर दे। डबल स्टैंडर्ड में से हमेशा प्लांट को जो सेंस आरएनए है उससे खतरा है, एंटी सेंस से खतरा नहीं है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, मान लो, अरे एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। तो ये वायरस है, इसका मान लो डबल स्टैंड आरएनए हमने इस प्लांट के अंदर, मतलब इसने इन्फेक्शन कर दिया किसी भी तरीके से, डबल स्टैंड आरएनए तो बना या कहीं बाहर से आया, ऐसे याद रखो, किसी यूकैरियोटिक प्लांट में। तो एक यूकैरियोटिक प्लांट की डबल स्टैंडर्ड आरएनए से या स्पेशली किसी इन्फेक्शन से बचने का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, समझना। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जब भी कहीं से एंटर करता है तो इसमें से एक स्टैंड सेंस होगा और एक क्या होगा, एंटी सेंस, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, ऑलवेज। डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर क्या होगा, एक तो सेंस स्टैंड होगा, एक एंटी सेंस स्टैंड होगा, एक को सेंस मान लेता हूं, सेंस, एक एंटी सेंस। सेंस आरएनए और एक एंटी सेंस आरएनए। सेंस आरएनए हमेशा इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि एंटी सेंस प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो ठीक है। और ऐसे आरएनए से बचने के लिए जब भी कोई आरएनए आएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। तो यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक खतरनाक से प्रोटीन होते हैं, ये आंखें भी बना के दिखा रहा हूं उसकी, यस, इसको रिस्क प्रोटीन बोलते हैं, रिस्क, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RISC, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। बस, ये आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, हमेशा ध्यान रखना, दो स्टैंड में से एक स्टैंड को खा जाएगा, एक बचेगा, एक के टुकड़े टुकड़े कर दिए इसने, खा गया एक को। किसको खा गया जरा बताओ, सेंस को खाएगा एंटी सेंस को, कमेंट में बताओ, सेंस को एंटी सेंस को, ऑलवेज सेंस को। यहाँ क्या हो रहा है, डाइजेशन ऑफ सेंस आरएनए। सेंस आरएनए का डाइजेशन हो गया, बचा क्या, एंटी सेंस आरएनए। और एंटीसेंस आरएनए से इस प्लांट को कोई खतरा नहीं है, तो एंटीसेंस आरएनए बनते जाएंगे, इस प्लांट में डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है, इनसे इस प्लांट को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होगा या बाहर से कहीं से आएगा, हमेशा एक स्टैंड को उड़ा दिया जाएगा, और जिसको उड़ाया जाएगा वो ऑलवेज सेंस स्टैंड होगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और जो बचेगा वो एंटीसेंस है, एंटीसेंस
को प्लांट को एंटीसेंस से कोई नुकसान नहीं है। तो ये देखा कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए में से सेंस आरएनए से बचने के लिए एक सेल डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है। हाँ, रिस्क प्रोटीन होती है जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, इस तरीके से वो अपने को बचा लेता है। तो साइंटिस्टों ने इस चीज को समझ जा, यार ठीक है यार, बढ़िया टेक्निक है। अब लाओ देखते हैं इस टेक्निक को कहीं यूज कर सकते हैं या नेमेटोड में कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो नेमेटोड की कमजोरी देखते हैं। तो ये नेमेटोड है, नेमेटोड का मतलब है राउंड वॉर्म। नेमेटोड का मतलब कौन है? राउंड वॉर्म। वही जो हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, राउंड वॉर्म। हमने देखा राउंड वॉर्म के अंदर एक डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, समझना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में से हमेशा एक डीएनए एमआरएनए बनाने में पार्टिसिपेट करता है, दोनों नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, यहां पर भी सेंस एंटी सेंस आप यूज कर सकते हो। जो डीएनए एमआरएनए बनाने में पार्टिसिपेट करेगा वो सेंस डीएनए है, ठीक है। इसमें समझदारी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर एक स्टैंड एमआरएनए बनाएगा, जो एमआरएनए बनाएगा वो सेंस होगा, एंटी सेंस, सेंस एमआरएनए होगा। देखा हमने नेमेटोड सेंस एमआरएनए की हेल्प से क्या काम करता है, सेंस एमआरएनए है, इस सेंस एमआरएनए की हेल्प से ये प्रोटीन बना लेगा, राइबोसोम की यूनिट बाइंड करेंगी, प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट। और ये प्रोटीन नेमेटोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन प्रोटीन की वजह से ही नेमेटोड पैरासाइट की तरह बिहेव कर पाता है, यानी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरासिटिज्म ऑफ नेमेटोड, क्योंकि इन प्रोटीन की हेल्प से ही नेमेटोड अपने फूड को अपने खाने को इनटेक कर पाता है। तो ये प्रोटीन क्या काम कर रही है, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरासिटिज्म, रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, समझे। हाँ, अगर पैरासिटिज्म के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिसकी वजह से पैरासिटिज्म शो कर पाता है। तो हमने कमी पकड़ ली, हमने कि अगर इस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को साइलेंट कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो फूड इंटेक नहीं कर पाएगा, फूड इंटेक नहीं कर पाएगा तो मारा जाएगा, सिंपल। तो बस अब हमने, समझ रहे हो, कमी इसकी, कमजोरी इसकी ढूंढ ली है। अब इसके जीन को प्लांट के अंदर पहुंचाना है, ठीक है, और इस तरीके से पहुंचाना है कि प्लांट में ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाए, भाई एक डीएनए ना बना के, एक आरएनए ना बना के दोनों स्टैंड से आरएनए बने। तो हमने क्या काम किया, इसको यहां से आइसोलेट किया, आइसोलेशन किया, एंड मॉडिफिकेशन किया। आइसोलेशन और मॉडिफिकेशन करके हमने जोड़ किसमें दिया इसको, टीआई प्लाज्मिड में, ठीक है। किसमें जोड़ दिया, टीआई प्लाज्मिड में। आइसोलेशन मॉडिफिकेशन करके टीआई प्लाज्मिड में जोड़ दिया और बना दिया रिकॉम्बिनेंट, यह टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड में हमने इसके डीएनए को इस तरीके से डिजाइन किया कि इसके दोनों स्टैंड ठीक है। आइसोलेशन एंड मॉडिफिकेशन, आइसोलेशन किया और उसको मॉडिफाई किया, ऐसा मॉडिफाई किया कि इस डीएनए के दोनों स्टैंड, समझना, दोनों स्टैंड से आरएनए बन जाए, इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। ये टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, क्लियर बिल्कुल। अब इस टीआई प्लाज्मिड को हमने, इस टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से इसको कहां पहुंचा दिया, इस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। बस ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये डीएनए कहां चला जाएगा, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, समझ रहे हो। हाँ ठीक है,
हाँ, टोबैको या यूकेट कोई भी सेल कह सकते हो, उसके अंदर चला गया। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी इसके दोनों स्टैंड से क्या बनेंगे, आरएनए बनेंगे। ये मॉडिफाई हमने किया है इसके अंदर। इससे भी आरएनए बनेगा, इससे भी आरएनए बनेगा, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, नेमेटोड आरएनए। सॉरी, नेमेटोड डीएनए, ठीक है। अब इससे दोनों स्टैंड से आरएनए बनेगा, यानी यहां से भी आरएनए बनेगा, यहां से भी आरएनए बनेगा। आरएनए दोनों डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनना है, ठीक है। ये जेनेटिकली मॉडिफाई किया है ना हमने इससे। इससे क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड नेमेटोड आरएनए, ठीक है। ये जीएम प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। जेनेटिकली मतलब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड समझना कर रहे हैं इसको। अब मॉडिफिकेशन हो गया ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड नेमेटोड डीएनए लिया हमने, डाला, नेमेटोड डीएनए बन गया आपका, ठीक है। डीएनए से आरएनए बन गया। इसमें एक सेंस होगा, एक एंटी सेंस होगा। एक सेंस होगा तो एक एंटी सेंस होगा। बस अब ये जानते हो कि भाई प्लांट है तो उसके पास रिस्क होगा, रिस्क में से सेंस को उड़ा देगा, एंटी सेंस बचेगा, सिंपल सी बात है। आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब यानी ये बनता रहेगा और रिस्क अपना काम करता रहेगा, काम में से हमेशा एक डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, एक डीएनए बचेगा, जो बचेगा वो कौन सा होगा, एंटी सेंस। एंटी सेंस आरएनए, आरएनए किसका, ऑफ नेमेटोड। यानी अब ये इस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है हमने, इसके अंदर नेमेटोड के उस कमजोरी वाले जीन के एंटीसेंस आरएनए बनते रहेंगे हमेशा, हमेशा बनते रहेंगे। इसको हमने इंसर्ट कर दिया ना अंदर, हमेशा बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। अब नेमेटोड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में अगर एंटर करता है तो क्या होगा उसके साथ, अब देखो, अब समझना तीसरा स्टेप। भाई ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था जिसके अंदर एंटीसेंस एमआरएनए ऑफ नेमेटोड पहले से पड़ा हुआ है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, क्लियर है। अब ये नेमेटोड है, नेमेटोड ने एंट्री किया अंदर, नेमेटोड है, नेमेटोड ने अंदर क्या कर लिया, एंट्री कर लिया, ठीक है। अब नेमेटोड जब अंदर एंटर कर चुका है तो ये क्या करेगा, आप देखो। फिर अंदर आएगा तो वही अपने उस जीन को एक्टिवेट करेगा, जीन को एक्टिवेट करके क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, सिंपल सी बात है। और ये प्रोटीन सीधी जाएगी, बाइंड करेगी, बस प्रोटीन की बाइंडिंग के बाद नेमेटोड चालू हो जाएगा अपने फूड को इंटेक करने में। तो नेमेटोड जब फूड को इंटेक करेगा तो फूड के साथ साथ ये एमआरएनए भी तो आ जाएगा अंदर, फूड एंटर करेगा तो एमआरएनए भी तो अंदर आ जाएगा। एमआरएनए के अंदर आने से क्या होगा, जब ये एमआरएनए अंदर आएगा तो ये एमआरएनए इसी का कॉम्प्लीमेंट्री तो है, तो अंदर आते ही ये क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। ये क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एम आर एन ए, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन गया, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बन गया, ठीक है।
क्या बन गया? डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए। ठीक है, दो स्टैंड हैं, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा तो क्या ये प्रोटीन बना पाएगा? ठीक है, नो। इसके से क्या होगा? स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन नहीं बनेगी तो भाई डेथ हो जाएगी इसकी, डेथ ऑफ नेमेटोड। क्यों? क्योंकि इस प्रोटीन की वजह से ही तो अपना पैरासिटिज्म शो कर पा रहा था। ठीक है, तो जब भी फूड को इंटेक करेगा तो फूड को इंटेक करने में ये वाले एमआरएनए हमेशा आएंगे जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए के बाइंडिंग से सिंपल सी बात है, स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस, डेथ ऑफ नेमेटोड। इसको बोलते हैं आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना। क्लियर है बिल्कुल? आरएनए के थ्रू आरएनए को साइलेंट कर देना, आरएनए साइलेंसिंग। या एक आरएनए के एक्सप्रेशन में दूसरा आरएनए आकर के इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। अब बताओ समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, मुझे कमेंट में चाहिए रिस्पॉन्स आपका कि वाकई में ब्रेन में सेट हुआ मामला या नहीं हुआ। ब्रेन में मामला सेट हुआ या नहीं हुआ, कमेंट में रिस्पॉन्स चाहिए यार। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, चार मैंने एप्लीकेशन करा दी है आपको। ठीक है, एग्रीकल्चर की। ठीक है, पहला मैंने, ठीक है, गोल्डन राइस, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। दूसरा फ्लेवर सेवर टमाटो, नहीं डाउट आना चाहिए। तीसरा मैंने यहां बताया आपको बीटी टॉक्सिन या बीटी कॉटन। और चौथा मैंने आपको बताया आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना। ठीक है, या इंटरफेरेंस क्रिएट करना। ठीक है, अब हम चलेंगे किसकी? मेडिसिन की एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिन में क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है इनकी। ठीक है, ये तो हो गया कि आरएनए टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। क्लियर? बिल्कुल, एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल, इसी को बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग। क्लियर? बिल्कुल, साइलेंस मतलब साइलेंट कर देना, स्टॉप कर देना। आ जाओ नेक्स्ट, ये एक डायग्राम दे रखा है, ये नेमेटोड दिखा रखे हैं मैंने कि इस तरीके से रूट नोड्यूल्स में ढेर सारे नेमेटोड होते हैं जो अपनी गट में भी होते हैं। ठीक है, यहां दिखा रखा है इन्फेक्शन और आफ्टर ट्रीटमेंट। अब आ जाओ मेडिसिन में एप्लीकेशन। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि पूरी दुनिया में अब तक कितने रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स, ठीक है, हाँ, अप्रूव्ड हो चुके हैं। ठीक है, अप्रूवल कितनों को मिल चुका है? तो 30, 30 ध्यान रखना, 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, द वर्ड द वर्ड ओवर, इन पूरी दुनिया की बात चल रही है तो 30। और इंडिया के अंदर जो मार्केट में प्रेजेंट हैं वो कितने हैं? 12, 12। तो 12 इंडिया के अंदर, 30 दुनिया के अंदर। ये आपको ध्यान रखने, दो क्वेश्चन यहां बन जाते हैं आपके। अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं इनको ये नहीं पता कि इंसुलिन होता क्या है। ठीक है, तो बेटा इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे गट में ग्लैंड होती है, ठीक है, पेनक्रियास, अग्न्याशय, पेनक्रियास के अंदर बनता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज को कम करना। जब आप फूड इंटेक करते हो तो ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होता है, उसको कम करने में हेल्प करता है इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन बनता कहाँ है? पेनक्रियास में भी। कहां पर? तो पेनक्रियास में सेल्स होते हैं बीटा सेल्स, उनके अंदर ये हार्मोन बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्मोन भाई जब बनता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, हमारी बॉडी में पेनक्रियास के बीटा सेल में बनता है, तो क्या हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं? तो पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम बात करेंगे कैसे बना सकते हैं, कहां बनाया। ठीक है, तो नेचुरल इंसुलिन जो बनता है फॉर्म्ड इन बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास की बीटा सेल में बनता है और इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, ध्यान रखना। यस, प्रो फॉर्म ऑफ इंसुलिन कहते हैं, प्रो एंजाइम भी कह सकते हो उसको। ठीक है, प्रो मतलब प्रो फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, प्रो फॉर्म ऑफ इंसुलिन, एंजाइम तो नहीं है, हार्मोन है। तो ये बीटा सेल है, मान लो बीटा सेल है, पेनक्रियास की बीटा सेल, बीटा सेल है। तो बीटा सेल में जो इंसुलिन बनता है, प्रो इंसुलिन की बात कर रहा हूं, प्रो इंसुलिन। ठीक है, प्रो या इनएक्टिव इंसुलिन, तो उसमें 3 चेन होती हैं।
ऐसे नहीं, ऐसे दिखाता हूँ। ए चेन, ए चेन, बी चेन, और इन दोनों को जोड़ने के लिए तीसरी चेन और बनती है सी चेन, ये इनका मीडिएटर है। तो तीन चेन के मिलने से इंसुलिन का फॉर्मेशन होगा। इसमें ए चेन है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन, ठीक है, ये इनएक्टिव इंसुलिन, इनएक्टिव इंसुलिन, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, प्रो फॉर्म बोलो, इनएक्टिव फॉर्म बोलो, ठीक है। इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है? तीन पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, ए बी सी। अगर इनकी बात करते हैं, कितनी चेन होती हैं? थ्री चेन होती हैं। इनके अमीनो एसिड पे भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ए चेन, बी चेन और सी चेन। ए चेन, बी चेन और सी चेन, ए चेन, बी चेन, सी चेन, तीन चेन होती है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूं तो ए चेन में, बी चेन में और सी चेन में टोटल 84 अमीनो एसिड होते हैं इन तीनों चेन के अंदर। हाँ, टोटल 84, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें ए चेन की बात कर रहा हूं, लगभग 21 अमीनो एसिड होते हैं। बी चेन की बात करते हैं तो यहां पर 30 अमीनो एसिड होते हैं, और यहां पर 33 अमीनो एसिड होते हैं, 33 अमीनो एसिड। तो टोटल कितने अमीनो एसिड हो गए जरा बताओ? 84 अमीनो एसिड इन इमेच्योर, इमेच्योर या प्रो इंसुलिन, इसको इमेच्योर इंसुलिन भी कह सकते हो, इनएक्टिव भी कह सकते हो, इमेच्योर। इमेच्योर है, प्रो है, इनएक्टिव है, 84 अमीनो एसिड होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज में बनती है। फिर पेनक्रियाज में इसका एक्टिवेशन भी होता है, ठीक है, इसका एक्टिवेशन होगा, इसका मैच्योरेशन होगा। ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ड्यूरिंग मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के दौरान इसमें जो सी पेप्टाइड है ना इसकी, ये सी पेप्टाइड, ये रिमूव हो जाएगी। मतलब लगभग 33 अमीनो एसिड निकल जाएंगे, निकल गए ड्यूरिंग मैच्योरेशन। तो अब बचेंगी कितनी चेन? दो चेन, एक ए चेन और एक बी चेन, और इन दोनों चेन को जोड़ने के लिए चाहिए हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड इन चेन को जोड़ देगा। तो ये ए चेन हो गई, ये बी चेन हो गई, ये बन गई आपकी मैच्योर, मैच्योर, ठीक है, ये एक्टिव इंसुलिन। तो मैच्योर एक्टिव इंसुलिन में टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होंगे? ए चेन होगी, बी चेन होगी, यानी ओनली इसमें 51 अमीनो एसिड होंगे, अमाइनो एसिड। समझ में आया? तब जाकर के, और किससे जुड़ी होगी? डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड। अब ये समझने की बात है कि जब इंसुलिन बनती है पेनक्रियास के अंदर तो पहले इमेच्योर बनती है, फिर मैच्योर। इमेच्योर क्यों बनती है? क्योंकि ये मैच्योर करते समय यहाँ डाइसल्फाइड ब्रिज बनाने होते हैं, तो सी चेन इस डाइसल्फाइड ब्रिज को बनाने में सपोर्ट करती है, समझ रहे हो? हाँ, ठीक है, हाँ, डाइसल्फाइड ब्रिज को बनाने में यहाँ पर सपोर्ट करती है और हट जाती है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसको बनाने में हेल्प करती है और बाद में हट भी जाती है, ठीक है। तो इमेच्योर में तीन होती है, टोटल 84 अमीनो एसिड। मैच्योर के अंदर दो ही चेन होंगी, टोटल 51 अमीनो एसिड। और ड्यूरिंग मैच्योरेशन जो पेप्टाइड रिमूव होती है उसमें 33 अमीनो एसिड होते हैं, क्लियर है? तो साइंटिस्टों के सामने अगर आर्टिफिशियल हिमुलिन बनानी है या सिंथेटिक इंसुलिन बनानी है, तो चैलेंज क्या है? एक ए चेन
और एक बी चेन, दो चेन, इन दो प्रोटीन चाहिए यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग। और दोनों प्रोटीन को जोड़ना भी है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। तो हमें दो वेक्टर चाहिए, दोनों वेक्टर में दोनों जीन जोड़ने पड़ेंगे ए चेन बी चेन के, ठीक है। और उन दो प्रोटीन को अलग अलग होस्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग आइसोलेट करके बाद में जोड़ना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। भाई जोड़ा कैसे जाए इनको, ठीक है, अपने में एक चैलेंज था। तो एलाई लिली कंपनी थी, तो उन्होंने पहला एफर्ट मारा, ठीक है, यस। और इन्होंने इस आर्टिफिशियल इंसुलिन या हिमुलिन को बनाया 1983 में। तो 1983 में अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी एलाई लिली, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन जीन, तो जीन कितने थे, दो, ए जीन और बी जीन, ए चेन, ए जीन और बी जीन, इनको आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद इसको अलग अलग वेक्टर यूज किए, वेक्टर एक ही यूज करेंगे, PBr322, PBr322, इसके लिए भी क्या यूज किया, PBr322, ये वेक्टर यूज किया। वेक्टर यूज करने के बाद हमने क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, दो रिकॉम्बिनेंट बना लिए इन्होंने, ए चेन जोड़ दी एक के संग, एक के संग बी चेन जोड़ दी। ए चेन जोड़ दी, बी चेन जोड़ दी, रिकॉम्बिनेंट बन गया, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट बनाने के बाद किसको ट्रांसफर किसमें किया, होस्ट, होस्ट कौन सा था यहां पर, ई कोलाई। इक्वलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया उसको, ठीक है। अब यहां पर ए चेन का फॉर्मेशन हुआ, यहां पर ए चेन बनी, यहां बी चेन बनी। इन दोनों चेन को बाद में जाकर के इक्वलाई से आइसोलेट करके डाइसल्फाइड ब्रिज से हमने क्या किया, जोड़ा, ठीक है। ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंसुलिन, जिसको हिमुलिन भी बोल सकते हो, ठीक है, एलाई लिली कंपनी ने, ठीक है, 1983, मत भूल जाना, क्वेश्चन आएगा, किस कंपनी ने, मत भूल जाना, किस कंट्री पर बेस्ड थी, अमेरिकन बेस्ड थी, ठीक है। ए चेन को अलग, बी चेन को अलग अलग होस्ट में ट्रांसफर करके बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इस चेन को बनाया था, मतलब इस इंसुलिन को बनाने का काम किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, ये बेसिक बात एनसीईआरटी ने बोल दी है कि पहले के टाइम पर जब इंसुलिन लोगों के अंदर नहीं बनती थी, तो हम पॉक इंसुलिन और बीफ इंसुलिन यूज करते थे, यानी पिग और काउ से आइसोलेटेड इंसुलिन। जब दूसरे एनिमल की इंसुलिन यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं एलर्जी आने की प्रोबेबिलिटी है। ये दूसरे बॉडी की इंसुलिन निकाल करके, वो प्रोटीन है, अपनी बॉडी में डालोगे तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करेगा, तो एलर्जिक सिम्टम आते थे। तो इससे बचाने के लिए एक टास्क था, चैलेंज था कि यार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाओ। तब इस कंपनी ने इस तरीके से इस इंसुलिन को बनाया और आज मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आएगा कि एक नेचुरल फॉर्म बता दी मैंने और कैसे बनाई, दो चेन अलग अलग, कैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड से इसको स्टेबल किया, ठीक है। चलो, अब इंसुलिन के बाद अगर मैं बात करूं तो अगला स्टेप आता है जीन थेरेपी, यस, यानी डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करना। तो इस टेक्निक को सबसे पहले एक 4 साल की बच्ची थी, यस, 4 साल की एक बच्ची थी, 1990 का टाइम था, उसके अंदर एक जीन डिफेक्टिव था, एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। सर ये जीन करता क्या है, ये एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है, एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज, एक एंजाइम बनाता है, प्रोटीन बनाता है। सर ये प्रोटीन क्या काम करती है, ये प्रोटीन एक्चुअल में आपके दो टाइप के इम्यून सिस्टम होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट बेस्ड, एक टी लिम्फोसाइट बेस्ड। इन दोनों को स्टूमुलेट करती है फॉर्मेशन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सोचो एचआईवी के टाइम पर सिर्फ टी लिम्फोसाइट आपके काम करना बंद कर देते हैं, तब इतना खतरनाक बीमारी होती है। यहां पर बी और टी दोनों गड़बड़ कर रहे हैं, दोनों ही नहीं बन रहे हैं, तो कितनी खतरनाक होगी ये तो। और जिन लोगों के अंदर जीन की डिफेक्ट होता है ना, तो उनको एक बीमारी होती है, इसको नाम बोलते हैं SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों ही नहीं बनती, क्योंकि ये जीन उनका डिफेक्टिव होता है। समझ में आया? अगर ये जीन है एडीए जीन, एडीए एंजाइम यानी प्रोटीन बनाएगा,
ये स्टिमुलेट करेगी फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट जो ह्यूमरल इम्यूनिटी बना रहा है, एंड टी लिम्फोसाइट जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाएगा। हम इसको ब्लड में भी पढ़ा चुके हैं, कई जगह पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इम्यूनिटी में भी डिटेल पढ़ा चुके हैं इसका। तो इनका फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन कौन करता है? ध्यान रखना है आपको, एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज, समझ रहे हो ना? हाँ, एंजाइम। और बनाने का जीन कौन सा चाहिए? एडेनोसिन डीएमिनेज का जीन होता है। और इस जीन में डिफेक्ट होगा, अगर जीन में डिफेक्ट होगा, म्यूटेशन होगी, तो एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम नहीं बनेगा तो ये प्रोसेस नहीं होगी, ये भी उसका वीक हो जाएगा, ये भी उसका वीक हो जाएगा, डेंजरस कंडीशन। इसी को बोलते हैं एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस 4 साल की बच्ची को यही था, हमने क्या करना था, इसके जीन थेरेपी करनी थी, यानी इसके डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करना था। 4 साल की बच्ची थी, ठीक है, 1990 का केस था, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडीए, इसका हमें जीन थेरेपी करनी है, ठीक है। तो अब मैं पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूं, तो बेस समझ में आ गया? पहले पहले बेस की बात करते हैं हमेशा, कि कौन से जीन में डिफेक्ट था, उस जीन में डिफेक्ट से क्या प्रॉब्लम होती है, समझ में आ गई, ये प्रॉब्लम होती है। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, उसके रिप्लेसमेंट की, ठीक है, जीन थेरेपी की, ठीक है। हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा उसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलूंगा, कि भैया बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाओ। तो ये वो बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, एससीआईडी हो रखा है, एडीए डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिफेक्टिव सेल्स को आइसोलेट करेंगे जिनमें जीन में म्यूटेशन है। भाई क्या होंगे? लिम्फोसाइट्स। तो हमने इसके बोन मैरो में से पकड़ के लिम्फोसाइट को आइसोलेट कर लिया, आइसोलेशन ऑफ एडीए डिफेक्टिव सेल्स फ्रॉम बोन मैरो। भाई ये आ गए लिम्फोसाइट इसके। तो ये कल्चर प्लेट होती हैं जिनमें हम सेल्स को ग्रो कराते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में। तो भाई ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट डाल देते हैं, ग्रो कराना है हमें, ठीक है, अच्छा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सेल्स को लेकर के यहां पर ग्रो करा लेंगे, इस सारी सेल्स को लेकर के यहां से हम क्या कर लेंगे, इसको यहां ग्रोथ कराएंगे, ग्रोथ। इन सारी सेल्स की हमें क्या करानी है, यहां पर ग्रोथ करानी है, लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। इनमें क्या है, एडीए डिफेक्टिव जीन है, एडीए डिफेक्टिव जीन है। तो एडीए डिफेक्टिव जीन वाली सेल्स को हम क्या करा रहे हैं, यहां पर ग्रो करा रहे हैं। कोई डाउट? सिंपल। अब मुझे क्या करना है, जिनमें एडीए डिफेक्टिव जीन था, इसके अंदर हेल्दी जीन डालना है। अब हेल्दी जीन डालने के लिए मुझे कोई ना कोई वेक्टर चाहिए। तो तुम्हें मैंने बता भी चुका हूं लास्ट चैप्टर के अंदर, कौन सा वेक्टर यूज करते हैं अगर एनिमल सेल के अंदर किसी जीन को इंसर्ट करना हो। तो हमेशा आप रेट्रोवायरस यूज करोगे, यस, आरएनए वायरस यूज करोगे, ठीक है। तो अब मैं यहां एक वेक्टर ले रहा हूं, रेट्रोवायरस, आरएनए वायरस। जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, हेल्दी जीन को इंसर्ट कर दिया इसके अंदर पहले से ही, ठीक है। ये क्या है, ए डी ए, हेल्दी जीन, इसमें मैंने जोड़ दिया एडीए हेल्दी जीन। और ये क्या है, रेट्रोवायरस है। इसको आरएनए वायरस भी कहते हैं, आरएनए वायरस। ये क्या काम कर रहा है, एक तरीके से क्या वेक्टर का काम करेगा, वेक्टर। बस इसकी हेल्प से मैं क्या कराऊंगा, इस जीन को इस सेल्स के अंदर इंसर्ट करा दूंगा। बस ये आ गया वायरस। बस इस वायरस ने क्या काम कर दिया, यहां से हेल्दी जीन को इंसर्ट करा दिया, ठीक है। कई सेल में हुआ होगा, हो सकता है कई में नहीं भी हुआ होगा।
जिन सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा उनको हम सेपरेट कर लेंगे, सेपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। कर लिया सेपरेशन। इन सब के अंदर एडीए हेल्दी जीन होगा। यानी देखो इस बच्ची को बचाने के तरीके क्या क्या है मेरे पास। मैं बार बार एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम इसकी बॉडी में इंसर्ट करता रहूं, ठीक है, पर वो उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। एंजाइम बस इंसर्ट करना ही पड़ेगा आपको रोज रोज रोज, बहुत कॉस्टली भी है और मतलब बहुत सही मेथड नहीं है, ठीक है। जब तक कुछ नहीं है तो ठीक है कर सकते हैं, यही करेंगे। या इसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर दूं, एक ऐसा बोन मेरो डालूं जिसमें एडीए हेल्दी सेल्स हों, ठीक है, तो अभी एक बार को ठीक है बोन मेरो, और बोन मेरो ट्रांसप्लांट इतना इजी नहीं है। फिर हमने क्या सोचा यार बोन मेरो कहाँ से ढूंढेंगे, किसका ढूंढेंगे मैच कर जाए, पॉसिबल बड़ा टिपिकल काम है। हम इसी का बोन मेरो निकालते हैं। हमने इसका बोन मेरो निकाला, इसी के डिफेक्टिव सेल को हमने निकाल लिया, इसी के डिफेक्टिव सेल को हमने हेल्दी सेल में कन्वर्ट किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं। क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये इसी की सेल्स हैं, इसी के बोन मैरो की सेल्स हैं, हमने कल्चर में मेंटेन कर ली हैं। अब क्या करेंगे, एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब जरूरत पड़ेगी तो इन सेल को इसकी बॉडी में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इन सेल्स को इसकी बॉडी में इंसर्ट करते रहेंगे। अब ये बच्ची सरवाइव करेगी। हाँ, ये काम परमानेंट हो सकता था कब, अगर हमने, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस एम्ब्रियोनिक स्टेज में की होती और हमने इसकी जीन म्यूटेशन को पता लगाया होता और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये जीन थेरेपी वाला काम किया होता, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो, तो ये परमानेंट क्योर था। नहीं तो अब ये परमानेंट क्योर ये भी नहीं है, पर औरों से बेटर है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी या बोन मेरो ट्रांसप्लांट से कंपैरेटिवली टेक्निक बेटर है, ठीक है। इसमें समझ रहे हो बहुत माथापच्ची नहीं है, बॉडी किसी के बोन मेरो को एक्सेप्ट करती है, मतलब रिजेक्ट करती है, वो झंझट नहीं है। और ठीक है, मतलब सबसे बेस्ट टेक्निक इसलिए इसलिए वो बोलते हैं इसको जीन थेरेपी, डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करना। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी की लाइनें मैंने लिख दी हैं भाई। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद बोथ दीज अप्रोच दैट आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। समझ में आ गया, हाँ। तो मेथड समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने cDNA लिया है, cDNA समझते हो, ये वो डीएनए जो हमने रिकॉम्बिनेंट, मतलब ये ऐसे समझो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, ठीक है, जिसमें रेट्रोवायरस का हम यूज करके हम इसको बनाते हैं। मतलब ऐसा डीएनए जो हम मतलब आरएनए से बनाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके, ठीक है, उसको cDNA कहते हैं, ठीक है। तो हमने एडीए का cDNA लिया। हमेशा जब भी तुम कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लगाओगे, नॉर्मल डीएनए यूज नहीं करोगे, क्योंकि नॉर्मल डीएनए में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं, जबकि एक्चुअल में आपको चाहिए होते हैं एक्सॉन एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो आप आर्टिफिशियल डीएनए में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों नहीं रख सकते हो, क्योंकि नेचुरल कंडीशन के अंदर ही इंट्रॉन रिमूव होते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन में इंट्रॉन रिमूव नहीं होते, आरएनए स्प्लाइसिंग मेथड जो होता है ना। हाँ, तो मार्केट में ऑलरेडी cDNA आते हैं जिसके अंदर इंट्रॉन होते ही नहीं है, ओनली एक्सॉन होते हैं, एक्सप्रेसिबल पार्ट होता है जीन का, ठीक है। तो हमेशा यूकैरियोट के केस में हमेशा हम cDNA यूज करते हैं, किसी भी चीज को आपको करना है। परमानेंट क्योर क्या था, अगर आपने इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया होता तो ये परमानेंट क्योर था, पर आपने इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं किया। चलो, अब आ जाओ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में ध्यान रखना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक क्वेश्चन नीट में लगभग पूछा गया कई बार। अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप क्या क्या यूज करते हो, तो तीन टेक्निक है अर्ली डायग्नोसिस के लिए। कोरोना के टाइम पे देखा होगा आपने भाई, अर्ली डायग्नोसिस यानी अब सिम्टम नहीं आए लोगों के अंदर, फिर भी नाक में डाल डाल के, मुंह में डाल डाल के चेक कर रहे हैं कि कोरोना वायरस आ तो नहीं गया इसके अंदर, वही नॉर्मल है वो, ठीक है। बट अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप पीसीआर लगा रहे थे, तो पीसीआर तो मैं बता भी चुका हूँ लास्ट वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, प्रिंसिपल इन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए पीसीआर के अलावा और क्या पढ़ते हो आप, अलाइजा पढ़ते हो और ऑटो रेडियोग्राफी पढ़ते हो।
तो अलाइजा और ऑटो रेडियोग्राफी में पढ़ाने वाला हूं और पीसीआर में पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। तो 3 टेक्निक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अर्ली डायग्नोसिस के लिए। अब आ जाओ पीसीआर, सॉरी ऑटो रेडियोग्राफी और अलाइजा। सर ऑटो रेडियोग्राफी होती क्या है? इट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी। जैसे समझना, इसमें क्या करेंगे, जैसे इस टेक्निक का यूज हम 2 जगह करते हैं। किसी पैथोजन की अर्ली डायग्नोसिस करनी है बॉडी के अंदर तो अभी करते हो, उसको थोड़ी कॉस्टली है, ठीक है। या म्यूटेशन का भी पता लगाया जा सकता है इसकी थ्रू, ठीक है, जीन के अंदर म्यूटेशन है या नहीं, यस, दोनों काम यूज करते हैं। जैसे मुझे आपके अंदर म्यूटेशन का पता लगाना है या अर्ली डायग्नोसिस करनी है, तो दोनों केसों में मुझे क्या करना होगा भाई, डायग्नोसिस करनी है तो सीरम निकालना पड़ेगा। सीरम में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है, तो उसके डीएनए को मुझे क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा, ठीक है। उसके डीएनए को मुझे आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और डीएनए को आइसोलेट करके मैं जेल पर रन कराऊंगा, सारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे, ध्यान रखना, उस पैथोजन के या आपके। जीन म्यूटेशन पता करनी है तो आपके डीएनए को, पैथोजन का पता करना है तो पैथोजन के डीएनए को, जो भी सीरम में होंगे। इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को मैं क्या करूंगा, जेल पर रन कराऊंगा। समझना, सैंपल लिया, सैंपल में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए भी हो सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कुछ भी हो सकता है यहां पर, ठीक है। हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। इससे हम 2 पता लगा सकते हैं, म्यूटेशन का भी और पैथोजन का भी। एनसीईआरटी ने म्यूटेशन की बात की है, हमने दोनों की बात कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो भी डीएनए हमने रन कराए हैं जिन पैथोजन की, ठीक है, भाई हमें पता ही नहीं है कौन से पैथोजन है, हम रैंडमली प्रोब आते हैं मार्केट में, 50 पैथोजन के प्रोब, 60 पैथोजन के प्रोब, हम देखना चाहते हैं इन 60 पैथोजन में कोई पैथोजन तो नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोब भी क्या होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होते हैं जो रेडियो लेबल्ड होते हैं, फॉस्फेट 32 लगा होता है, रेडियो लेबल्ड। अब हम क्या करते हैं, इन सारे प्रोब को उठा करके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ डाल देते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, समझ लो वो पैथोजन इसके अंदर है। अगर हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी नहीं हुआ, कोई पैथोजन इसके अंदर ये वाला नहीं है जो हमारे सैंपल में था। एक तरीका तो यह हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, पैथोजन के केस में आपको क्या मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा, जबकि म्यूटेशन के केस में उल्टा होगा, हाइब्रिडाइजेशन एब्सेंट होगा। जैसे आपका जीन है, आपकी बॉडी से निकाले हुए हैं, और आपकी बॉडी के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए मेरे पास अलग से भी रखे हुए हैं। अगर एक जीन में भी म्यूटेशन है तो वो चिपकेंगे नहीं, अलग हो जाएंगे। हाँ, सारे जीन एक जैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो चिपक जाएंगे। तो यहां पर अगर हाइब्रिडाइजेशन एब्सेंट है, म्यूटेशन देखने के लिए क्या करेंगे, समझना, हाइब्रिडाइजेशन एब्सेंट है, हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा, मतलब म्यूटेशन प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है। जबकि यहां पर हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है, मतलब पैथोजन प्रेजेंट है। समझ गए होगे। जैसे हमने पैथोजन के प्रोब लेके, प्रोब का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए जो हमने लैब में बनाए हैं सीडीएनए से, जिसमें फॉस्फेट रेडियो लेबल्ड होता है, जो हम फोटोग्राफिक फिल्म पर, जैसे एक्सरे की फिल्म खींचते हैं ना, उस पर देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, जैसे उसको डाला, मानो ये हाइब्रिडेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 3 जगह हाइब्रिडेशन हो रहा है, मतलब यहां पर क्या है, पैथोजन प्रेजेंट है, तभी तो हाइब्रिडेशन हुआ, ठीक है। और अगर पैथोजन नहीं है, जैसे ये वाले पैथोजन हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा है यहां पर, तो ये पैथोजन नहीं है यहां पर, सिंपल सी बात है, इस सैंपल के अंदर। क्लियर है। हाँ, अगर म्यूटेशन का पता लगाना हो तो समझो, यहां पर हाइब्रिडेशन हो गया मतलब कोई म्यूटेशन नहीं है, हाइब्रिडेशन हो गया कोई म्यूटेशन नहीं है, हाइब्रिडेशन हो गया कोई म्यूटेशन नहीं है, या म्यूटेशन एब्सेंट है, म्यूटेशन एब्सेंट है। पर यहां पर हाइब्रिडेशन नहीं हुआ, म्यूटेशन प्रेजेंट है, म्यूटेशन प्रेजेंट है। अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो दोनों आपस में बाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज हो गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो गया। तो क्लियर है बिल्कुल। हाँ, ये कैसे देखते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म पर,
कहां पर देखते हैं इसको? फोटोग्राफिक फिल्म पर। फोटोग्राफिक फिल्म, समझे? हाँ बेटा, ठीक है। अब देखो आ जाओ, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए टैग विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब इज अलाउड हाइब्रिडाइज टू द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय, ठीक है। अब आ जाओ, क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म पर जो चीज नहीं दिख रही है, समझ लो वहां पर म्यूटेशन है, और जो दिख रही है वहां म्यूटेशन नहीं है। बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। म्यूटेटेड जीन का प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। तो म्यूटेशन प्रेजेंट का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा, म्यूटेशन एब्सेंट का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो ये तो रेडियो एक्टिव टेक्निक हो गई। एक और टेक्निक है जो बहुत पूछी जाती है, अलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एंजाइम लिंक्ड यानी यहां पर एंजाइम जुड़ा होगा किससे? इम्यूनो यानी इम्यूनोग्लोबुलिन से, ठीक है। हाँ, यानी ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन जिनसे एंजाइम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। कैसे सर? अब आ जाओ, जैसे अलाइजा की बात कर रहा हूं मैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे अलाइजा बहुत बार पूछा गया है, सिविल में भी पूछा गया है, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या क्या यूज करते हैं? अलाइजा। कंफर्मेसी टेस्ट क्या होता है एड्स के केस में? ठीक है, तो आप बोलोगे एड्स के केस में वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अलाइजा एंजाइम एंटीजन एंटीबॉडी पर बेस्ड है। ध्यान रखना, अगर आपको पैथोजन के एंटीजन ढूंढने हैं, ठीक है, हाँ, तब भी एलाइजा लगाते हो। पैथोजन के एंटीबॉडी ढूंढने हैं तो भी आप एलाइजा लगा सकते हो। यस, एंटीजन के केस में भी और एंटीबॉडी के केस में भी, ठीक है। देखो, एंटीजन तब ढूंढोगे जब पैथोजन की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, तो बॉडी के अंदर क्या कर लोगे आप? एंटीजन मिल जाएंगे आपको, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग पैथोजन है। पर कुछ स्लो ग्रोइंग पैथोजन होते हैं, तो वो तो कोने में कहीं पड़े होंगे, आप जब भी सैंपल में ढूंढोगे मिलेंगे नहीं वो आपको, आपको लगेगा आप नेगेटिव हो पर आप एक्चुअल में पॉजिटिव हो। तो स्लो ग्रोइंग पैथोजन को ढूंढना है तो हमेशा एंटीबॉडी ढूंढो। जहां पर भी कोने में बैठा होगा ना, तो वहां पर इम्यून सेल उससे इंटरेक्ट कर रहे होंगे और ढेर सारे एंटीबॉडी बॉडी में भेज रहे होंगे, ठीक है। हाँ, तो एंटीबॉडी अगर मिल रहे हैं उसके, समझ लो वो पैथोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस एलाइजाकॉम फॉर एंटीजन भी यूज करते हैं, फॉर एंटीबॉडी, एंटी बॉडी के लिए भी करते हैं, समझना। आप सैंपल ले लो। अच्छा, इसमें अलाइजा को करने के लिए एक प्लेट आती है 96 बैल वाली प्लेट, तो मैं कुछ बैल बना के दिखा रहा हूं, ऐसी 96 बैल होते हैं और सब में एक जैसी रिएक्शन होगी। मार्केट में प्लेट बनी हुई आती हैं। अगर आपको एंटीजन ढूंढने हैं तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट मार्केट में आती है, इनमें पहले से एंटीबॉडी कोटेड होते हैं, समझना। ये बैल है। अच्छा, नीचे दिखा रहा हूं। कोई एंटीजन ढूंढने हैं तो एंटीबॉडी लगी हुई आती है, इनमें पहले से ही एंटीबॉडी चिपके हुए होते हैं। मार्केट में मशीनों से लगा के भेजे जाते हैं हर पैथोजन के, जिस पैथोजन के लिए आपको लेनी है। यहां पर एंटीजन लगे हुए आते हैं, पहले से एंटीजन लगे हुए होंगे क्योंकि एंटीबॉडी ढूंढनी है आपको। तो एंटीजन कोटेड प्लेट मार्केट में पहले से ही आती हैं, ये पूरी किट आती है इनकी, मतलब, ठीक है। तो जैसे आपको सैंपल डालना है, आपको क्या ढूंढना है? सैंपल में एंटीजन ढूंढना है, ठीक है। समझ लो, समझो। सैंपल में अप्लाई करूंगा, मान लो सैंपल के अंदर एंटीजन है, मान लो। अगर एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा वो, अगर है तो, पर हम मान के चल रहे हैं है। और थोड़ी देर वो दिखेगा तो नहीं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा छोड़ दोगे उसको, फिर प्लेट खाली कर दोगे। अगर एंटीजन होगा तो बाइंड हो गया होगा, नहीं होगा तो बाहर निकल जाएगा सारा एक्स्ट्रा मटेरियल। अब क्या करोगे, ठीक है,
थोड़ी देर बाद आप इस प्लेट के अंदर कुछ ऐसे एंटीबॉडी जो इसके साथ आते हैं किड में, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ठीक है, आप ऐसे एंटीबॉडी डालोगे जिनमें पहले से ही क्या लगा होगा, एंजाइम लगा होगा। कलर चेंज करता हूं। ऐसे एंटीबॉडी डालोगे जिनमें पहले से क्या लगा होगा, एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को आप डालोगे, ठीक है, जिसमें एंजाइम कौन सा होगा, परऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज एंजाइम लगा हुआ होगा, ठीक है। जब आप इस एंटीबॉडी की ड्रॉप डालोगे और एंजाइम अगर इसमें लगा, समझना एंटीजन अगर इसमें पहले से चिपका हुआ है तो नो डाउट ये एंटीबॉडी इनसे बाइंड कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे अगर एंटीजन है तो, एंटीजन नहीं है तो ये एंटीबॉडी बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आप इसे उल्टा कर दोगे सारे एंटीबॉडी बाहर निकल आएंगे, पर दिखता कुछ भी नहीं है, ये मान के चलो मैं मतलब हेड इन ट्रायल खेल रहे हैं। अब लास्ट में क्या होगा, इस पेरोक्सिडेज एंजाइम के संग सबस्ट्रेट भी आता है, ठीक है। पर मान लो अभी तो मान के चल रहे हैं अगर ऐसा होगा कि इसमें सैंपल के अंदर एंटीजन थे तो एंटीबॉडी बाइंड ही किए होंगे नो डाउट, पर पता नहीं हुआ है नहीं। तो अब क्या आएगा, सबस्ट्रेट साथ में आता है, स्किड के ही साथ में सबस्ट्रेट आता है, ठीक है। मान लो जैसे सबस्ट्रेट आप डालोगे, इसकी ड्रॉप डालोगे सबस्ट्रेट की, तो ये एंजाइम अगर होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट के अंदर। अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है मतलब प्लेट का कलर चेंज हो जाएगा, और प्लेट का कलर चेंज होने का मतलब है कि इसके अंदर सैंपल के अंदर एंटीजन थे, समझ रहे हो ना, हाँ, प्रोडक्ट का मतलब है कलर चेंज, कलर चेंज। और कलर चेंज क्या बता रहा है, पॉजिटिव टेस्ट, कलर चेंज क्या बता रहा है कि टेस्ट पॉजिटिव है, समझ गया, आ गया होगा, सिंपल है। एंटीबॉडी कोटेड प्लेट ले रहे हो, पेरोक्सीडेज और सबस्ट्रेट साथ में आते हैं, ठीक है, तो आपने पेरोक्सीडेज यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोग्लोबुलिन डालोगे, अगर बाइंड कर गए तो सबस्ट्रेट कलर चेंज हो जाएगा, बाइंड नहीं किए होंगे तो सबस्ट्रेट कलर चेंज नहीं होगा, कलर चेंज हो रहा है पॉजिटिव टेस्ट, और कलर चेंज नहीं हो रहा तो नेगेटिव टेस्ट, सिंपल सी बात। हाँ, अगर एंटीबॉडी ढूंढनी है आपको तो सैंपल डालोगे आप, सेम सेम वही चीज यहां पर अप्लाई करोगे, सेम वही चीज आप यहां पर अप्लाई करोगे, आप सैंपल डालोगे, ठीक है, सैंपल डालोगे इसके अंदर, सेम वही चीज अप्लाई करोगे, सैंपल डालोगे, ठीक है। तो सैंपल मैंने लिया, सैंपल में मान लो एंटीबॉडी हैं आपके, ठीक है, एंटीबॉडी प्रेजेंट थे सैंपल में, हम तो यही लेके चल रहे हैं एंटीबॉडी आपके सैंपल में है, ठीक है। तो टेस्ट में क्या होगा, अब सैंपल डालने के बाद आप इसमें ऐसे एंटीबॉडी डालोगे जो एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी है और एंजाइम जुड़ा हुआ है, एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी, समझना, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी। जब भी मैं एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी लूंगा, एंटीबॉडी बाइंडिंग, बाइंडिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, तो ध्यान रखना, जब देखो इधर हमने क्या लिया, एंटीजन बाइंडिंग, हमेशा एंटीजन बाइंडिंग एंटीबॉडी होते हैं, बट अलाइजा की इस प्लेट में एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी भी मिलते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे एंटीबॉडी हैं, जब मैं इनको अप्लाई करूंगा तो ये एंटीबॉडी इन एंटीबॉडी से क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। अब ये एंटीबॉडी जब इनसे बाइंड कर जाएंगे पर दिखेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, ठीक है, तो बाइंडिंग हो गई, एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी की बाइंडिंग हो गई, ये बाइंडिंग हो गई, ये बाइंडिंग हो गई। साथ में क्या आएगा, वही सबस्ट्रेट आएगा, तो जैसे ही मैं सबस्ट्रेट डालूंगा तो ये एंजाइम क्या कर देगा, उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, समझ गए ना मेरी बात, हाँ, सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो सबस्ट्रेट यहां पर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, समझे, ठीक है। तो सिंपल तरीका है यार, अगर सैंपल के अंदर आपको एंटीजन ढूंढने हैं तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट ले लो, सैंपल के अंदर एंटीबॉडी ढूंढने हैं तो एंटीजन कोटेड प्लेट ले लो, ठीक है। इन प्लेट के संग दो बाइल आती हैं, एक में, ठीक है, एंटीबॉडी होते हैं एंजाइम लिंक्ड, और एक के अंदर सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। हाँ, अब एंटीबॉडी दो टाइप के होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग एंटीबॉडी और एक एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसके बेस पर अगर प्रोडक्ट बन गया तो कलर चेंज हो जाएगा, तो टेस्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव टेस्ट हो गया, पॉजिटिव टेस्ट। ये तरीका है नेगेटिव और पॉजिटिव टेस्ट को पता लगाने का, ये दोनों टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां तक तो समझने वाला था सारा का सारा, अब थ्योरेटिकल चीजें हैं वो शॉर्ट हैं ज्यादा, ये मतलब मेन चीज है जहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। हाँ,
4 एप्लीकेशन मैंने किसकी बता दी आपको, एग्रीकल्चर की। और मेडिसिन में मैंने इंसुलिन बता दिया, क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। जीन थेरेपी बता दिया, क्वेश्चन मिलेगा। अर्ली डायग्नोसिस में 2 टेक्निक बताई हैं भाई, पीसीआर तो करा ही चुका था ना मैं, ठीक है। एक तो ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, और दूसरा अलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो भाई इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं समझ में आ गया होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे और जरा कमेंट में कर बता देना, ठीक है। चलो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब आगे थोड़ा थ्योरेटिकल है। ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब एक ऐसे एनिमल जिसको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ही डिजाइन करते हैं, और सारे एनिमल जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। कैसे होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको हमने अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है। यस, आपको किसी डिसीज की स्टडी करनी है तो नॉर्मल एनिमल में नहीं कर सकते, आप ट्रांसजेनिक एनिमल में करोगे। आपको अपने ड्रग की एफिशिएंसी पता करनी है तो नॉर्मल एनिमल में नहीं, ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर, ठीक है। आपको किसी वैक्सीन की सेफ्टी स्टडी करनी है, ट्रांसजेनिक एनिमल। किसी जीन के एक्सप्रेशन की स्टडी करनी है, ट्रांसजेनिक एनिमल। समझ रहे ना मेरी बात, हाँ। जैसे मान लो, तो मैं ही बताऊं, मैं कोरोना की कोई दवा बना रहा हूं, ठीक है, या कोरोना का स्टडी करनी है मुझे, तो मैंने एक एनिमल में कोरोना वायरस डाला, दूसरे में डाला। अब एक के अंदर कोरोना वायरस गया पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ उसको, ठीक है, पर एक की बुरी हालत हो गई, जैसे अभी केस में हुआ भी था। तो मैं स्टडी कैसे कर पाऊंगा यार, वायरस वाकई में नॉर्मल है, खतरनाक है, ठीक है। तो डाउट में आ जाएगा, तो क्योंकि एक की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा थी, जिसकी इम्यून सिस्टम सील्ड अच्छी थी, उस पर कोरोना का कोई असर नहीं हुआ। जिसका इम्यून सिस्टम सील्ड कमजोर था, उस पर कोरोना का इफेक्ट हो गया। तो इसलिए हमें ऐसे एनिमल लेने हैं जिनका इम्यून सिस्टम सबका बराबर हो। वो कैसे, उनमें थाइमस निकाल ली जाती है, यानी ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल जिनमें थाइमस बनती ही नहीं है। समझ गए ना, हाँ, उनको हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारे एनिमल को डिजाइन करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, उनको यूज करते हैं, उनको ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं, ठीक है। तो रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश, ठीक है, जिनमें सब में 95% क्या होते हैं, अकेले माइस। 95% के आसपास क्या होते हैं, माइस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हर लैब में माइस मिल जाएंगे जिन पर एक्सपेरिमेंट होता है, पर और भी सारे एनिमल यूज होते हैं, ठीक है। चलो, अब कहां कहां यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का, किसी भी जीन की, ठीक है, किसी भी जीन की नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट पता करना है। हाँ, मतलब उसका एक्सप्रेशन कैसा रहा है जीन का, ठीक है, इंड्यूस करने पर, जीन के इंसर्ट करने पर उसकी फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो आप एनिमल यूज करोगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। बस इतना याद करना, ऊपर हेडिंग हेडिंग उस पर क्वेश्चन आएगा कहां कहां यूज करते हैं। जैसे जैसे आरा से पूछा जाए, किसी डिसीज की स्टडी करनी है। अब डिसीज इतनी खतरनाक है कि आप नॉर्मल एनिमल को तो समझ लो यूज नहीं करोगे। कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, अल्जाइमर है, ठीक है, एड्स है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। इतनी डेंजरस डिसीज के लिए आप एनिमल ही यूज करोगे, ठीक है, और वो भी ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज करते हो ट्रांसजेनिक एनिमल। हाँ, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने हैं, जैसे मैंने बताया भी था, एम्फाइसीमा, याद हो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, एम्फाइसीमा, स्मोकर्स को होने वाली प्रॉब्लम, सिगरेट स्मोकिंग करने से आपके लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं ना, उनके सेप्टम डाइजेस्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सिगरेट पीने से जो लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनकी वॉल वीक हो जाती है, और लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, स्पेशली ट्रिप्सिन। तो वॉल वीक होने से वो फटते हैं, फटने से ट्रिप्सिन निकलता है, ट्रिप्सिन उन सारे सेप्टम को डाइजेस्ट कर देता है, और लंग्स का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। यस, तो ऐसे स्मोकर को एंटी ट्रिप्सिन मेडिसिन दी जाती है, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया, और बनाने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करते हैं, समझे, हाँ। तो अल्फा एंटी ट्रिप्सिन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, एम्फाइसीमा के लिए हमने इसको बनाया है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए हमने इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज किया, बायोलॉजिकल, ठीक है, प्रोडक्ट कहेंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए भी, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं उनके लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल ही यूज किए हैं। एक तो ये याद रखना है, दूसरा याद रखना है, जैसे 1997 पे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। हम इतना जान गए थे कि ह्यूमन मिल्क प्रोटीन का भंडार है और इजीली डाइजेस्टेबल है, जबकि काओ मिल्क, ठीक है, प्रोटीन होती है कंपैरेटिव, ठीक है, कम होती है और इजीली डाइजेस्ट नहीं करता, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, काश ह्यूमन मिल्क जैसा मिल्क काओ प्रोड्यूस करे, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है यार, करके देख लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस ह्यूमन मिल्क वाले जीन को ढूंढा, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट यूज किया,
ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया काऊ के अडर के अंदर, हाँ थन के अंदर। अब वहां पर वो प्रोटीन बन रही है जो ह्यूमन मिल्क में बनती थी, इजीली डाइजेस्टेबल, ठीक है। तो पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी रोजी, 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी रोजी। क्लियर बिल्कुल, हाँ। पहली ट्रांसजेनिक काऊ थी, जो मिल्क था उसमें 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन थी। कौन सी प्रोटीन थी? अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसजेनिक काऊ थी पहली, 1997 में बनी थी, 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन बनती है। और कौन सी प्रोटीन थी? अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। कोई डाउट? तो भाई सबसे पहले किसी भी जीन का फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट सब पता करना है तो ट्रांसजेनिक एनिमल, किसी भी डिसीज की स्टडी करनी है ट्रांसजेनिक एनिमल, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने हैं तो ट्रांसजेनिक एनिमल, और किसी वैक्सीन की, जैसे पोलियो वैक्सीन बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि उसमें लाइव एटीन्यूएटेड वायरस होता है पोलियो का। हाँ, तो जब ट्रांसपोर्ट की जाती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरी स्टेट, ठीक है, समझ रहे हो, या एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव, तो कहीं एक्टिवेट ना हो जाए वो, ठीक है, तो खतरनाक है। 2 बूंद जिंदगी के बच्चों को पिलाई जा रही है। तो टाइम टू टाइम उसको क्या करना होता है, हमें इंजेक्ट करके देखना होता है एनिमल के अंदर कि यार ठीक ठाक है या नहीं है, ठीक है। तो वहां पर भी हम उसको यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल को, ठीक है। तो पोलियो वैक्सीन के केस में मैंने बताया, वैक्सीन सेफ्टी के केस में हम ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करते हैं, ठीक है। और केमिकल सेफ्टी में भी आज की डेट में यूज किया जा रहा है। यस, आपने कोई फूड प्रोडक्ट बनाया, ये केमिकल है जो बॉडी के अंदर डाले जाएंगे, तो पहले आप देखोगे कि ये केमिकल कहीं ऐसा तो नहीं है कार्सिनोजेनिक, कैंसर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो इसकी स्टडी करनी है तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल में ही यूज कर सकते हो, ह्यूमन में यूज नहीं कर सकते या नॉर्मल एनिमल में नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी भी केमिकल या ड्रग्स की टॉक्सिसिटी का पता लगाना हो, ठीक है, तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करोगे। तो 5 पॉइंट मैंने बता दिए जहां जहां ट्रांसजेनिक एनिमल यूज होते हैं, ठीक है। तो बस इनकी मेन मेन चीजें याद रखनी है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में थोड़ा सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन की हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट आता है इथिकल इशू। अब इथिकल इशू तो बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी, समझना, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो, समझ रहे हो, कुछ भी कर सकती है, समझना, मैं एनिमल के अंदर प्लांट प्रोटीन और प्लांट के अंदर एनिमल प्रोटीन का एक्सप्रेशन, यार कुछ भी हो रहा है पूरी, अगर इसको ह्यूमन पर अप्लाई कर दिया, इसको प्लांटों पर नॉर्मल अप्लाई करती है तो पूरी बायोडायवर्सिटी बिगड़ जाएगी, समझ रहे हो। हाँ, तभी तो पहले के टाइम पर कहते थे ना कि आधा घोड़ा आधा इंसान, आधी इंसान आधी मछली जलपरी, ठीक है। तो ये क्या अस्तित्व में थे? यस, बायोटेक्नोलॉजी जो आज हम पढ़ रहे हैं इसकी हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बट इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी के आने के बाद इसकी, मतलब इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। तब एक एथिकल कमेटी बनाई गई, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। वो डिसाइड करती है कि इस टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज करना है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए करना है, बायोडायवर्सिटी और ह्यूमन को बर्बाद करने के लिए यूज नहीं करना। तो इस कमेटी को गठित किया गया, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेटअप अ ऑर्गेनाइजेशन सच एज जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये ध्यान रखना है। क्लियर है बिल्कुल। अब जब हम यहां तक पहुंच चुके हैं तो फिर बात क्या आती है? पेटेंटिंग। भाई कोई चीज आपने बनाई, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से यूज करके, जिसका मतलब देखा कि बहुत यूज है आगे जा करके, तो ऐसा ना हो किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो जाए। एक ने बनाई, दूसरा उसको एक्सप्लॉयट कर रहा है, ठीक है। एक ने दिन रात मेहनत की, बहुत गरीब था, एक बहुत पैसे वाला था, उसने टेक्नोलॉजी चुरा ली उसकी और वो यूज कर रहा है वो, ठीक है। तो इसके लिए पेटेंटिंग मेथड बनाया, पेटेंट ग्रांट बनाया कि भाई पेटेंट ग्रांट करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, ठीक है। इसलिए रूल बनाए गए, और रूल हमेशा तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, आप जानते हो, ठीक है। तो उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा हुआ, ठीक है। अब हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो पेटेंट होता क्या है, मैंने कुछ अंडरलाइन किए हैं, समझना। यहां पर क्या है ना, अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं, ठीक है, अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है, जो आपको नेशनल गवर्नमेंट देती है। आपके कोई भी आपने इनोवेशन किया है, कोई इन्वेंशन किया है, कुछ आपने डेवलप किया है उसके लिए, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है? आपने जो भी इनोवेशन किया है, ठीक है, डेवलपमेंट किया है, रिसर्च की है, उसमें नोबिलिटी होनी चाहिए, नॉन ओबियसनेस, पहले से लोग ना जानते हो उसको, उसकी यूटिलिटी भी हो, ऐसा नहीं आपने बस, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसी चीजों के केस में आपको जो भी इन्वेंशन है, ठीक है, उसको पेटेंट ग्रांट किया जाता है, ठीक है। ये भाई आपने इन्वेंशन किया है, कोई अर्ली इन्वेंशन को आपने इंप्रूव किया है, या कोई प्रोसेस, हाँ, अब ये ना अर्ली इन्वेंशन, इंप्रूवमेंट इन अर्ली इन्वेंशन, ये लाइन डाली गई जानबूझ करके, समझ रहे हो, हाँ, क्योंकि पेटेंट
ग्रांट करने वाली ये कंपनियां थी, इन्होंने जानबूझ के लाइन डाली जिससे कि वास्तव में जिसने जो मेहनत की है उसकी उस मेहनत को चुराया जा सके। ठीक है, मतलब समझ गए ना मेरी बात? हाँ, मतलब भाई हम तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तुम्हारे अंदर, हमने इम्प्रूवमेंट करके दिया भाई, उसका मेन इन्वेंशन था। ठीक है, तुमने सीधे उठाया, दो चार चीजें इधर टेढ़ी मेढ़ी की हैं, लो बस, कोई मेहनत की नहीं आपने तो बिल्कुल भी। ठीक है, उसने उसको डेवलप किया, उसने उस चीज को, ठीक है, उसे सालें अपनी झोंकी, अपना दिन रात झोंका, कोई चीज बनाई, आपने उठा करके बस उसको बस बस करके कह दिया हमने इन्वेंशन किया, इम्प्रूवमेंट किया। तो ये लाइन बड़ी मतलब कंट्रोवर्सी है, ठीक है, मतलब समझना प्रोसेस जनरेशन, ठीक है, या कंसेप्ट है कोई डिजाइन, इसके लिए भी आप, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो पेटेंटिंग के लिए। स्टार्टिंग में पेटेंटिंग सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए थी, ठीक है, हाँ, बट एट प्रेजेंट पेटेंट आर बीइंग ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटी, मतलब इंडस्ट्री नहीं, बायोलॉजिकल एंटिटी का मतलब है जहां बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, यस, उसके लिए भी पेटेंट ग्रांट करा सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट किए? यूएस, जापान एंड मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, सबसे ज्यादा चोर देश इसमें इन्वॉल्व हुए, समझ रहे हो? हाँ, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, सोचो, सबसे ज्यादा चोर यही थे, ठीक है, यस, यूएसए, ठीक है। आर अवार्डिंग बायो पेटेंट, ये अवार्ड करते थे बायो पेटेंट, तो सोचो, ये तो मतलब चोर है, चोर चोर के हाथ में ही आपने साहूकारी दे दी है, तो क्या होगा? ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो क्या क्या किया इन्होंने, क्या दुष्टपंथी दिखाई इन्होंने, ठीक है। देयर आर ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट, भाई पब्लिक बहुत नाराज थी, क्यों? क्योंकि सर्टेन कंपनीज, स्पेशली यूएस की कंपनी की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रही थी कि डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, प्लांट, अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो पहले से ही लोग जानते थे, फार्मर जिनको सदियों से यूज करते आए थे, इंडिजिनस पीपल, ठीक है, जो मतलब समझ रहे हो, जो आदिवासी टाइप के होते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक रीजन कंट्री, वो उसको सदियों से यूज करते आए हैं, दूसरी कंट्री के डेवलप लोग आए, उसको उठा करके पेटेंट करा लिया। गलत है ना? इससे लोग परेशान, एंग गुस्सा था। जैसे बात मैं एक केस बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर चावल की 2 लाख वैरायटी हैं, 2 लाख वैराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया, समझना, जिसमें मैं बासमती की बात करूं जिसके एरोमा के लिए पूरी दुनिया मतलब पागल होती है, इंडिया के जो बासमती राइस है, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है इसकी, एक जबरदस्त वैरायटी बासमती की, ठीक है, जिनका जिक्र एंशिएंट टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। फॉल क्लोरे मतलब जो पोइम, पोइट्री टाइप की होती हैं, पोइट्री लोकोक्तियां होती हैं जो, ठीक है, पोइट्री हैं, लोकोक्तियां हैं, इन सब में पहले से मेंशन है। सोचो, उस चीज को इन्होंने पेटेंट करा लिया, ठीक है, यस। कैसे कराया, किसने कराया? देखो, ये यूएस की बात है, 1997, एक बार केस और आ गया 1997 में, ठीक है। 1997 में अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती, भाई इन्होंने बासमती को पेटेंट करा लिया, जो हमारे यहाँ सदियों से यूज होता आ रहा है, ठीक है, और यूएस ही सबसे ज्यादा धांधली करता है, ठीक है। यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इन्होंने पेटेंट करा लिया। इतना ही नहीं, ये जानते थे फ्यूचर में इंडिया भी डेवलप होगा, ये अपने पेटेंट के लिए लड़ेगा, तब तक क्या करो, इनके बासमती के उस जर्म प्लाज्म को निकाल लो जिसकी वजह से वो एरोमा आता है, ठीक है, उस जर्म प्लाज्म को निकाल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अपने चावल को बासमती में कन्वर्ट कर लिया और हमें ही बेचते हैं, ठीक है, समझ रहा है मेरी बात? कह करके हाँ आगे ये हमारा मतलब इनोवेशन है, और बहुत मतलब हमारी चीज को हमारे हमको ही बेच रहे हैं और कई गुना पैसों के अंदर, ठीक है। दिस allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmer variety. Indian basmati was crossed with semi-doff variety and claimed, इसको क्लेम कर रहे हैं ये कि हमने इन्वेंशन किया, ये हमारी नोबिलिटी है, ये है। समझ में आया इन चोरों की हकीकत? समझ में आई बेटा? इतना ही नहीं, ठीक है, इतना ही नहीं, पेटेंट समझ में आ गया, ठीक है, बायो पेटेंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अच्छा एक केस और है भाई, टर्मरिक और नीम की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सदियों से यूज होता है, राजा महाराजा के टाइमों से, ठीक है भाई। टर्मरिक सुंदरता के लिए, कहीं चोट लग जाए तो हल्दी लगाई जाती है, ठीक है। नीम, स्किन का कोई भी इंफेक्शन हो तो नीम ऑयल यूज किया जाता है, इन्होंने इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी पेटेंट करा लिया। समझ में आया? हाँ, टर्मरिक और नीम को, पर हम इसका पेटेंट लड़ झगड़ करके वापस ले आए हैं, ठीक है। वापस आ जाओ, अब आ जाओ बायो पायरेसी। पेटेंट समझ में आ गया, पेटेंटिंग क्या होती है? पायरेसी मतलब चुरा लेना, समझ में आया? हाँ, बायो पायरेसी का मतलब है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को चुरा लेना, ये तो अपने में बहुत बड़ा, समझ रहे हो, बहुत बड़ा, और सब यूएस और कोई नहीं, ठीक है। बायो पायरेसी की डेफिनेशन समझ लेना, बायो पायरेसी द टर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज,
use of bioresources by multinational company and other organization without proper authentication from country and people concerned without compensatory payment। ठीक है, जैसे आप जानते हो जितनी भी अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहां के लोग आप जानते हो पेड़ पौधों की बहुत नॉलेज रखते हैं। ठीक है, उनको उनके बारे में पता है किस डिसीज में किसको यूज किया जाता है। ठीक है, पर वो सीधे साधे लोग हैं। ठीक है, वो एटेंटिंग पेटेंटिंग नहीं जानते, उनको पता है कि ये चीजें हैं, पर ये दुष्ट लोग आए, जाने, उनके संग रहे, सीखे और उनकी उन चीजों को चुपचाप ले जाकर के अपनी अपनी कंट्री में आके पेटेंट करा लिया। ठीक है, एक तरह की चुराया है भाई, समझ रहे हो, बिना उनकी परमिशन के, बिना उनको कोई कंपनसेटरी पेमेंट दिए। ठीक है, इसी को कहते हैं चुरा लेना, बायोपायरेसी। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका एक मैं अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अब बेस्ट अफ्रीकन प्लांट पेंट्रा डिप्लेंड्रा ब्राजियाना वेस्ट अफ्रीका के अंदर मिलता है। वहां के आदिवासी लोग इस प्लांट को एज अ, जैसे वहां शुगर तो यूज करते नहीं थे, इस प्लांट को यूज करते थे। तो कुछ दुष्ट गए, ठीक है, इन्होंने देखा अरे यार ये प्लांट से ये निकाल के डाल रहे हैं, इतना मीठा, थोड़ा बहुत नहीं, सोचो चीनी से 2000 गुना मीठा। ठीक है, उसमें एक प्रोटीन थी ब्राजीन विच इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम स्वीट एज शुगर। अब इनको जब ये चीज पता चल गई तो खुश हो गए यार, काश इस चीज को मतलब हम यूज कर पाते। तो इन्होंने क्या काम किया, तो इस प्लांट की ब्राजीन प्रोटीन को भी लिया और साथ में उसके जीन को ले गए। ठीक है, इस जीन को ले जाकर के उन्होंने मक्का में इंसर्ट किया और मक्का, कॉर्न, कॉर्न के जो दाने होते हैं, उससे उस प्रोटीन को आइसोलेट करके लो कैलोरी स्वीटनर की फॉर्म में पूरी दुनिया के अंदर बहुत हाई रेट से इसको सेल किया, बिना उनकी परमिशन के, बिना उनको कोई पेमेंट दिए। तो ये है भाई गुंडागर्दी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये किसने किया भाई, एक ही गुंडा है दुनिया के अंदर, यूएस। ठीक है, जो अनइथिकल है, मैं क्या बताऊं यार, ये कोई मतलब है यार। ठीक है, आज भी देख लो और तब भी देख लो, ये शुरू से ही करता आ रहा है। ठीक है, चलो खैर गलत है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा पेटेंट सिस्टम बहुत लूज था वो, तो अब जाकर के थोड़ा सा गवर्नमेंट टाइट हुई। ठीक है, तो पहला फर्स्ट, ठीक है, बिल आया था, अब सेकंड अमेंडमेंट बिल आ गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा अमेंडमेंट बिल लेटेस्ट आया है जो पेटेंटिंग को काफी सुधार किया है उसने। तो सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल, इसकी वजह से काफी हद तक पेटेंटिंग प्रोसेस हमारी इंप्रूव हुई है पहले से। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहां पर आकर के एंड हो जाता है। ठीक है, कुछ पीवाई की क्वेश्चंस है, देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द मिलेटोगाइनिन कोग्नेसिया। नीट में आया वो क्वेश्चन है, समझ जाओ, रूट इन्फेक्टेड होंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा तुम्हारे लिए भी। ठीक है, व्हाट ट्रैगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन बेसिलस थ्रिंजेंसिस इन, ठीक है, बुल बॉम। भाई इनएक्टिव टॉक्सिन को एक्टिव कौन करता है, अल्कलाइन मीडियम मिडगट के अंदर। ठीक है, एसिडिक अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, फोर्थ लगा दो आप, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। बीटी कॉटन, ठीक है, वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ Bacillus thuringiensis is resist to by insect, fungus disease no, insect pest, plant nematodes, ठीक है, insect predators no, insect pest, ये लगा दो। देखो समझ गए ना मेरी बात, थोड़ा सा मैं आगे खिसका हूँ, कुछ और भी है क्या। हाँ, ट्रांसपोजोम्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो 2022 में आया हुआ है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ट्रांसपोसोम्स यहाँ नहीं दे रखे हैं, ठीक है, एक जगह बॉट कहीं चैप्टर में है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, ये जंपिंग जीन कहते हैं इनको। ठीक है, हाँ, ट्रांसपोसोम्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, जंपिंग जीन कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीन साइलेंसिंग, ऑटोरेडियोग्राफी, जीन सीक्वेंसिंग। जीन साइलेंसिंग में इसको यूज करते हैं। ठीक है, जीन साइलेंसिंग में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को भी यूज करते हैं। ठीक है, ये ऐसे जीन है जो यहां से निकल के वहां से निकल के वहां, ठीक है, जीन को साइलेंट करने में, म्यूटेंट करने में इनका रोल होता है। ठीक है, तो एक एडिशनल पॉइंट था, मैंने डाल दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है, तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने, सिंपल है, कर लोगे। 24 में आया वो क्वेश्चन है। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी किसके लिए होती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम, डिसफंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, किसका क्वेश्चन है।
विच रिगार्ड द इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, राइट है। द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, गलत है, ठीक है। द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होती है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर, ठीक है, इंटर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, ये भी सही है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट में 3 आएंगे बेटा, ए सी डी ऑप्शन है, ए सी डी ऑप्शन है, डी लगा दो। 2021 में आया वो क्वेश्चन है, क्लियर है बिल्कुल। चलो क्वेश्चन तो बहुत सारे पीवाईक्यू डाल दिए मैंने, सारे पीवाईक्यू डाल दिए, ठीक है, सारे पीवाईक्यू डाल दिए आपके, तो आप लगा लेना इन सारे पीवाईक्यू को, ठीक है। क्वेश्चन यहां से उठाते हैं, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड अल्फा एंटीट्रोप्सिन क्राई फर्स्ट ए बी क्राई फर्स्ट ए सी क्राई फर्स्ट ए बी कॉर्न बोरर, तो कॉर्न बोरर इसमें है, मिल गया। कॉटन बॉल बॉम्ब है, कॉटन बॉल बॉम्ब भी मिल गया। अल्फा एंटीट्रोप्सिन, अल्फा एंटीट्रोप्सिन कहां यूज करते हैं, एम्फाइसीमा में करते हैं। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जीन डिफेक्ट, सिंपल मैच कर लो उसको, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, आप इनको लगा लेना, ठीक है। सारे पीवाईक्यू डाल दिए हैं, ठीक है। चैप्टर को मैंने, दोनों चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल आपके ब्रेन में सेट कर दिया है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब सिर्फ एक चैप्टर बचा है, इवोल्यूशन, करते हैं वन शॉट में उसको ब्रेन में सेट। ओके बेटा, बाय।